Good morning, everyone. All of you are doing well. In our previous lecture yesterday, we discussed the concept of hire purchase accounting, जिसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, जहां जो इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी हुई है उसके हिसाब से हमने इंटरेस्ट का अमाउंट या तो कैलकुलेट किया है या बाइफिकेट किया है, टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट हम लोग कैसे पे करते हैं, कितना अमाउंट पे करना है, सारी हम लोगों ने कल कैलकुलेशन सीखी थी। जो हम लोगों ने कल क्वेश्चन किए थे वो क्वेश्चंस बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ यू कैन से कि कैलकुलेशन वर्क जो है वो आपका किसी भी क्वेश्चन में जो भी सिचुएशन दी हुई होगी, जो इन्फॉर्मेशन दी हुई होंगी, उनके हिसाब से वर्किंग नोट्स होंगे जिसके बेसिस पर आप आगे अकाउंट्स बनाएंगे। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू प्रिपेयर द अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर एंड द हायर परचेजर। कल के कॉन्सेप्ट आई होप कि आप लोगों को क्लियर है। इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क द क्वेश्चन वाया योर live event Q&A option. Okay, now continue. Starting with the question today. Okay, now the question is there on the screen along with the solution. I have not shared the PDF yet with you all. I'll share it after this today's lecture will be over. तो उसमें मुझे कुछ क्वेश्चंस जो हम लोग अभी कर रहे हैं क्लास में वो डिस्कस कर रहे हैं, उनको मुझे ऐड करना था। द क्वेश्चन इज बेसिकली the information given in the question is this one, which is highlighted with the green color. I hope it's properly visible to you. The question says that on 1st of January 2018, Bharat Steel Limited has purchased a machine on hire purchase system. The cash price of the machine is given to you as 22,350. This क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, मैंने इसको बहुत एक्सेल पे बहुत समराइज्ड वे में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी वो आप लोगों के साथ अभी शेयर की है, जो फिलहाल आपको ग्रीन कलर के शेड में दिख रही है। मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक बार रीड कर रही हूँ इन केस यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन साइमल्टेनियसली, जैसे हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, तो यू जस्ट कैन नोट डाउन द मेन इन्फॉर्मेशन विच इज देयर इन द क्वेश्चन, और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द स्क्रीन, नो इश्यूज। Cash price of the machine given to you is 22,350 rupees. The down payment which he has done at the time of signing of the agreement is 6,000 rupees. Then the balance is to be paid in 3 installments of 6,000 rupees each at the end of each year. तो इसका मतलब आपके 3 annual installments हैं 6,000 rupees के। तो in totality अगर मैं बात करूँ इस information से, तो in total you are making payment of 18,000 in these 3 installments. The rate of interest charged by the vendor is 5% per annum, and the depreciation which is supposed to be charged in the books of hire purchaser, he'll charge depreciation at a rate of 10% as per the diminishing balance method. तो WDV मेथड जो होता है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, उसके हिसाब से ही इज गोइंग टू चार्ज डेप्रिसिएशन एट अ रेट ऑफ 10%. यू हैव टू प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट्स. नाउ जब भी हम अकाउंट्स बनाते हैं तो इसमें आपके इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर और हायर वेंडर के बुक्स में हम अकाउंट्स बनाएंगे. इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर जो हमारा एक अकाउंट बनेगा वो हमारा बनता है एसेट परचेज ऑन हायर परचेज सिस्टम. तो यहाँ मैं टर्म अभी जो मैंने यूज की है वो मैंने एसेट यूज की है. तो वट एवर एसेट यू हैव परचेज्ड ऑन दिस पर्टिकुलर मेथड, तो हायर परचेज मेथड, तो नेम यू हैव टू मेंशन कि कौन सा एसेट है. तो अभी जैसे इस क्वेश्चन में वो मशीन थी, तो वो मशीन परचेज ऑन हायर परचेज सिस्टम अकाउंट बनेगा. तो खाली मशीन अकाउंट नहीं लिखना है आपने, यू हैव टू राइट मशीन परचेज ऑन हायर परचेज सिस्टम, मेंशन करना है कि वो हायर परचेज सिस्टम पर आपने परचेज किया हुआ है. दिस अकाउंट यू हैव टू प्रिपेयर इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर. इसके अलावा में जो हायर वेंडर है वो मेरे लिए क्या है, मैं अगर हायर परचेजर थी तो मेरी लायबिलिटी है टुवर्ड्स हायर वेंडर, आई हैव टू मेक पेमेंट्स टू हायर वेंडर. तो वो उसका एक अकाउंट बनेगा और एक आपका अकाउंट्स बनेंगे इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, हायर परचेजर का अकाउंट. तो मेन ये 3 अकाउंट्स हम लोगों के बनते हैं दोनों की बुक्स में, हायर वेंडर और हायर परचेजर की बुक्स में. First step what you have to do is to calculate the amount of interest along with the installment, जो हम लोगों ने कल फॉर्मेट डिस्कस किया था जिसमें हम कैलकुलेशंस कर रहे थे अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन. नाउ दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन. जिस तरह की इंफॉर्मेशन आपको पेपर में मिल सकती है कैलकुलेशंस के लिए, वो केसेस मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस किए थे. अब यहाँ पर हम लोगों को कैश प्राइस भी दिया हुआ है, डाउन पेमेंट भी हमें मालूम है, 3 अमाउंट इंस्टॉलमेंट के भी हमें पता है, 6,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट है, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑल्सो नोन टू अस. तो दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन. आप स्टार्ट करोगे कैलकुलेशंस करनी, तो विल स्टार्ट विद द कैश प्राइस.
Okay, Jyoti and some other students, you have asked कि कौन सा illustration है, कौन सी book से है. This question is from Jaya Moga, but I have to check कि कौन सा page number या कौन सा example ये वाला है उसी में से, Jaya Moga में से. Okay, and this is my personal suggestion कि अगर आपके पास book है भी तो आप उसको अभी ना solution अगर उसमें से ना देखें तो it would be better, क्योंकि हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे हैं सोल्यूशन. इट वुड बी बेटर अगर आप क्लास में कॉन्सेप्ट को समझ लें और फिर साथ साथ आप कोशिश करें कि इसका सोल्यूशन अगर कर लोगे तो आप इट वुड बी बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट. अगर आप बुक से सिर्फ देखना शुरू करोगे तो पर्सनली मेरा ये मानना है कि उसमें से थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है समझने में, बाद में आप लोग भूल भी जाते हो. तो पर्सनल मेरी सजेशन यही रहेगी कि आप जो क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में आप लोगों के साथ स्क्रीन पर शेयर किया हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है मैंने पढ़ा आपको बता दिया क्वेश्चन. इट वुड बी बेटर फॉर यू कि अगर आप इसको क्वेश्चन को साथ साथ सॉल्व करें तो, बाकी जैसा आप ठीक समझे. ओके, नाउ कमिंग टू द सॉल्यूशन, we'll start with the amount of cash price. Cash price हमें दिया हुआ है 22,000 रुपीज, 22,350 का. ये सॉल्यूशन मैंने करके रखा हुआ है जस्ट टू सेव द टाइम. जो टेक्निकल कैलकुलेशंस होंगी वो आई विल डू इट अगेन व्हाइल डिस्कसिंग द आंसर. सिर्फ टाइम बचाने के लिए जो टाइपिंग थी वो मैंने एक बार करके छोड़ी हुई थी. कैश प्राइस विल स्टार्ट विद द कैश प्राइस ऑफ 22,350. इसमें से वी हैव टू डिडक्ट द डाउन पेमेंट, क्योंकि उस पर तो कोई इंटरेस्ट लगता नहीं है. डाउन पेमेंट हमने लेस किया. डाउन पेमेंट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि हमने 6,000 रुपए दिए हैं. तो जो मेरी लायबिलिटी बचती है इन द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर, दैट विल बी 22,350 लेस 6,000, विच इज 16,350. नाउ दिस इज द लायबिलिटी विच इज देयर इन द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर. फिर पूरे साल का उस पर इंटरेस्ट लगेगा. इंटरेस्ट के लिए जो हमें रेट दिया हुआ था वो हमें दिया हुआ है 5% के हिसाब से. तो 16,350 का 5% आप कैलकुलेट करोगे तो इट विल गिव यू द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विच इज टू बी पेड फॉर द फर्स्ट ईयर, एंड इट कम्स आउट टू बी 818. अगर डेसिमल्स में है तो वो राउंड ऑफ किया हुआ है. 818 आपका पहले साल का इंटरेस्ट आएगा. तो पहले साल के जो एंड में मेरी टोटल लायबिलिटी बनती है इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, that will be 16,350 plus 818. तो टोटल लायबिलिटी मेरी आएगी 17,168 रुपीज, आउट ऑफ विच आई एम मेकिंग पेमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 6,000 रुपीज. 6,000 रुपए मैंने पहली इंस्टॉलमेंट के पे किए हैं, वो मैंने पेमेंट करके दिखा दी. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मैंने पे की तो 11,168 मेरा बैलेंस बचा. दिस इज द बैलेंस ड्यू, और यू कैन से इट्स द लायबिलिटी विच इज ड्यू इन द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर. सेकेंड ईयर के बिगनिंग में फिर वापस वही प्रोसेस चलेगा. फर्स्ट सेकेंड ईयर की जो लायबिलिटी है उस पर 5% का इंटरेस्ट लगाएंगे. तो 5% का जो इंटरेस्ट लगेगा वो आपका लगेगा जो लायबिलिटी थी विच वॉज 11,168. तो इंटरेस्ट जो सेकेंड ईयर में ड्यू है, जो मुझे लायबिलिटी इंटरेस्ट के फॉर्म में पे करनी है, वो 558 आएगी. तो टोटल लायबिलिटी at the end of second year comes out to be 11,726 rupees, out of which I'm making payment of second installment of 6,000 rupees. तो वो मैंने 6,000 रुपीज सेकेंड इंस्टॉलमेंट दिए. तो थर्ड जो लायबिलिटी मेरे थर्ड ईयर के शुरू में जो लायबिलिटी बच रही है कैश प्राइस या प्रिंसिपल प्राइस के अगेंस्ट में, वो मेरी बच रही है 5,726 रुपीज. ये बैलेंस मेरा आएगा. अब इसमें से व्हाट आई हैव टू डू इज 5,726 का 5% will be the interest amount to be paid during the third year. अब इसको अगर मैं राउंड ऑफ करूं तो इसका अमाउंट आएगा 5% कैलकुलेट करके 286 रुपीज. सॉरी 286 रुपीज. उसके हिसाब से अगर मैं पेमेंट करती, अगर नॉर्मल कैलकुलेशंस कर रही हूँ तो 5,726 का 286 राउंड ऑफ करके इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा. और टोटल जो लायबिलिटी होगी मेरी एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, इट कम्स आउट टू बी 6,012 रुपीज. और मैं पे कितना कर रही हूँ, सिर्फ 6,000 रुपीज. और उसके बाद क्योंकि ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है मेरी, उसके बाद जो बैलेंस आना चाहिए इट शुड बी निल. ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया था. अगर सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो हो सकता है कि जो लास्ट ईयर का अमाउंट आएगा इंटरेस्ट का, उसमें हमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़े. इनकेस आप लोगों ने कल ये सुना नहीं था या आप लोग कल लेक्चर में नहीं थे, आई एम जस्ट रिपीटिंग दिस फॉर यू कि इन केस वी हैव ऑल द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन सिंपल, उसमें हो सकता है कि जो लास्ट ईयर का अमाउंट आएगा इंटरेस्ट का, वो अमाउंट में आपको एडजस्टमेंट्स करनी पड़े. क्योंकि जैसे इस क्वेश्चन में भी है 5,726 मेरी लायबिलिटी थी, उस पर 5% के हिसाब से जो इंटरेस्ट की लायबिलिटी मेरी रेज हो रही है वो रेज हो रही है 286 की. तो टोटल लायबिलिटी कंबाइन करके इंटरेस्ट के अमाउंट को मेरी बनती है 6,012 रुपए, और मैं पेमेंट कर रही हूँ 6,000 रुपए की. आई कैन नॉट मेक द एडजस्टमेंट इन द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट.
वो फिक्स ही है, 6000 फाइनल किया हुआ था, तो एडजस्टमेंट हमें बैलेंस क्योंकि नील चाहिए, तो हम एडजस्टमेंट्स कहाँ करेंगे, इंटरेस्ट के अमाउंट में। तो एक्चुअली अगर कैलकुलेशंस करोगे तो आपके ये वाले कैलकुलेशंस आएंगे 286 के हिसाब से, बट यू हैव टू मेक दी वेरिएशन। तो लास्ट ईयर में अगर आप चाहो तो आप इस तरह से कर सकते हो कि इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट ना करो, आप रिवर्स में चले जाओ कि बैलेंस यू वांट्स टू हैव अ नील बैलेंस। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट 6000 की थी, टोटल लायबिलिटी शुड बी 6000, बैलेंस इन द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर वाज 5726, उसके हिसाब से इंटरेस्ट का बैलेंस अमाउंट आ जाएगा व्हिच कम्स आउट टू बी 274 इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप ये आप लोगों को क्लियर है। ओके, वन ऑफ यू हैव आस्क्ड डेप्रिसिएशन कहाँ हम लोग चार्ज करके दिखाएंगे। अभी मैंने क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट को यूज ही नहीं किया है, अभी हम अकाउंट्स तक पहुंचे ही नहीं है। व्हेन वी विल प्रिपेयर द अकाउंट्स देन द डेप्रिसिएशन अमाउंट विल बी चार्ज। यहाँ पे ये जो हम वर्किंग नोट्स बना रहे हैं, ये वर्किंग नोट्स सिर्फ वो कैलकुलेशंस करने के लिए हैं कि जितनी मैं टोटल इंस्टॉलमेंट्स पे करने वाली हूँ। लाइक इस क्वेश्चन में 3 इंस्टॉलमेंट है, तो व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट जो मुझे दिया हुआ है 6000, उसमें से बाइफिकेट मैंने एक तरीके से कर दिया है कि व्हाट विल बी द प्रिंसिपल अमाउंट एंड व्हाट विल बी द इंटरेस्ट लायबिलिटी व्हिच विल बी रेज्ड ड्यूरिंग दीस 3 इयर्स। तो उसकी कैलकुलेशंस हैं एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में इजी करने के लिए, वो हमने ये किया है अभी, कैलकुलेशन का पार्ट किया है। अब आगे हम जब अकाउंट्स बनाएंगे तो डेप्रिसिएशन वहां लगेगा। यहाँ मैंने कहीं पे भी मशीन की कॉस्ट को इंक्लूड एज सच नहीं किया है कि मैं मशीन की बुक वैल्यू कैलकुलेट कर रही हूँ। आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट लायबिलिटी व्हिच विल बी रेज्ड ड्यूरिंग दीस 3 डिफरेंट ईयर्स। आई होप कि ये वाला फॉर्मेट में आपको इंटरेस्ट के अमाउंट और लायबिलिटी के अमाउंट तक आपको क्लियर है। नाउ विल स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट रिक्वायर्ड अकाउंट्स। अब इसमें जो हमारे अकाउंट्स बनेंगे, ये मैंने आपको जैसे अभी बताया था कि इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर मशीन अकाउंट यानी एसेट अकाउंट, एसेट परचेज ऑन हायर परचेज सिस्टम अकाउंट, एक हायर वेंडर का अकाउंट बनेगा, और इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर यू हैव टू प्रिपेयर हायर परचेजर का अकाउंट, क्योंकि वो उसका डेटर है। तो डेटर के लिए जो डेटर है हायर परचेजर, वो वाला अकाउंट आप बनाओगे। जस्ट वेट, मेरा सिस्टम थोड़ा एक्सेल शीट हैंग कर रही है। आई होप कि एक्सेल की शीट आप लोगों को प्रॉपर्ली विजिबल है अभी। Okay, now coming to the preparation of the required accounts. First, we'll start with the preparation of in the books of hire purchaser. First account which we will have to prepare is the asset account. तो asset में यहाँ पे machine थी, तो it will be machine purchased on hire purchase system account. ये हमारा पहला account बनेगा। दिस इज बेसिकली बहुत समराइज वे में अगर मैं आपको समझा दूं तो इसमें अगर डिफॉल्ट का या रिपोजेशन की सिचुएशन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है जहां पर आपने कोई एसेट परचेज किया है, उस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग इट एंड वी आर मेकिंग पेमेंट ऑफ ऑल द इंस्टॉलमेंट्स व्हिच वी आर सपोज्ड टू मेक, फिर वो उसकी ओनरशिप हमारे पास हो जाती है। यहाँ अगर इस तरह की सिचुएशन है जहां पर डिफॉल्ट या रिपोजेशन नहीं है, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो हम एसेट अकाउंट बनाते रहे हैं कि जब मैंने परचेज किया उसकी एंट्री की, उस पर हर साल डेप्रिसिएशन दिखा रही हूँ और बैलेंस कैरी डाउन दिखा रही हूँ। तो सिंपल आपको एसेट अकाउंट बनाना है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, या आप अपने दिमाग में एक हुआ मत क्रिएट कर लीजिएगा कि क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो ये सोच लेते हैं कि पता नहीं कौन सा टेक्निकल हमें इसमें काम करना है इस वाले अकाउंट के लिए, क्योंकि नाम में मशीन परचेज ऑन हायर परचेज सिस्टम अकाउंट है, तो इट्स बेसिकली मशीन अकाउंट, लेकिन हम लिखते पूरा है उसमें कि इट हैज बीन परचेज ऑन हायर परचेज सिस्टम, तो उसमें हम मेंशन कर देते हैं। बेसिकली इट्स अ मशीन अकाउंट व्हिच यू ऑलरेडी हैव डन इन योर स्कूल टाइम एंड इन अदर चैप्टर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। Okay, now 1st January 2018 we have purchased a machine on hire purchase system। तो मेरे पास, अब मैं अपने आप को अज्यूम कर लीजिए कि आप हायर परचेजर हो, तो आप मशीन जो आपने परचेज किया हायर परचेज सिस्टम पे उसका अकाउंट बना रहे हैं, तो मशीन मेरे पास आई, उसके बदले में मैंने पैसा अभी नहीं दिया है, हायर परचेज सिस्टम पे है, तो सारा का सारा वो उधार पे है, उसके अलावा सिर्फ डाउन पेमेंट के अलावा। तो मुझे वो सारी पेमेंट किसको करनी है, हायर वेंडर को करनी है। तो हायर वेंडर मेरे लिए कौन होगा, मेरी वो लायबिलिटी है, क्योंकि मुझे 22,350 जो कॉस्ट है मशीन की, जो मैंने उसे हायर परचेज सिस्टम पे परचेज की है, मुझे उसकी पेमेंट उसको करनी है, तो ही इज माय लायबिलिटी, तो वो मेरे लिए क्रेडिटर है। तो एक अकाउंट मैंने क्या बनाया, एसेट अकाउंट, जो मशीन अकाउंट है, तो उसके लिए मैंने लिखा मशीन परचेज और हायर परचेज सिस्टम। दूसरा अकाउंट मैं कौन सा बना रही हूँ, हायर वेंडर का अकाउंट, जो मेरे लिए क्रेडिटर है। तो आपको उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही अकाउंट्स बनाने हैं। जिस दिन मैंने मशीन परचेज की, अब ये दोनों अकाउंट्स मैं आपको
कुछ एंट्री साइमल्टेनियसली बता दूंगी, बाकी फिर एक एक करके हम अकाउंट्स क्लोज करेंगे। द डे व्हेन वी परचेज्ड द मशीन फ्रॉम द हायर वेंडर, तो हमारी जो जर्नल एंट्री होगी वो क्या होगी? जब मशीन मैंने परचेज की, मशीन मेरे पास आई, तो मशीन हम नॉर्मली क्या करते हैं, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट अगर कैश में परचेज करते हैं, और एसेट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट अगर हम क्रेडिट परचेजेस करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? मशीन परचेज्ड ऑन हायर परचेज सिस्टम अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, क्योंकि एसेट मेरा क्या है? पूरा ये अकाउंट है मशीन परचेज ऑन हायर परचेज सिस्टम अकाउंट, और जो मेरा क्रेडिटर है वो कौन है? हायर वेंडर है। तो द एंट्री विल बी मशीन परचेज ऑन हायर परचेज सिस्टम अकाउंट डेबिट्स टू हायर वेंडर अकाउंट। इसका मतलब जब मैं अकाउंट्स बना रही हूँ तो मशीन अकाउंट में डेबिट किया मैंने टू हायर वेंडर अकाउंट 22,350 रुपीज, और यही सेम एंट्री 1 जनवरी 2018 को क्रेडिटर्स के अकाउंट में यानी हायर वेंडर के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे चली जाएगी बाय मशीन परचेज ऑन हायर परचेज सिस्टम अकाउंट 22,350। जस्ट टू make it easy for you, now I'll do the shading of green color जो हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे। या इसको मैं अगर सारा I'll give this a yellow shade to the entries which we are discussing so that it would be easy for you कि आपको confusion नहीं रहेगी कि हम कौन सी एंट्री को डिस्कस कर रहे हैं अभी। ओके, ये हो गई फर्स्ट डे की एंट्री जब मैंने हायर वेंडर से मशीन को परचेज किया है। अब इसके साथ में हम लोग क्या करेंगे? सेम डे जिस दिन मैंने मशीन परचेज की है उसी दिन मैंने उसको डाउन पेमेंट भी की है, तो इसका मतलब 6,000 रुपए की इस क्वेश्चन में, तो इसका मतलब मेरी लायबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। जब मेरी लायबिलिटी कम हो जाएगी एंड आई एम मेकिंग पेमेंट ऑफ 6,000 रुपीज इन फॉर्म ऑफ डाउन पेमेंट टू हायर वेंडर, तो जो क्रेडिटर है मैंने उसको टोटल अमाउंट से दिखा रखा था 22,350, वो मुझे खत्म करना है, तो क्रेडिटर कम हो जाएंगे तो एंट्री विल बी, और बैंक से मेरा पैसा चला गया, तो एंट्री क्या होगी? हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ डाउन पेमेंट। तो फर्स्ट डे पे ही सेम डे 1 जनवरी 2018 को मेरी लायबिलिटी कम होने की वजह से इन द फॉर्म ऑफ डाउन पेमेंट व्हाट आई विल डू इज कि हायर वेंडर के अकाउंट को डेबिट कर दूंगी टू बैंक अकाउंट, और आप ब्रैकेट में लिख देना डाउन पेमेंट है 6,000 रुपीज से। बैंक अकाउंट हम यहाँ नहीं बना रहे हैं क्योंकि बैंक अकाउंट में तो और भी एंट्रीज होंगी जो हमें नहीं मालूम है अभी, तो सिर्फ हमारा कंसर्न सिर्फ इसी एसेट के परचेज पर और यूज पर है। तो यहाँ पर हायर वेंडर के अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया है विद द अमाउंट ऑफ 6,000 रुपीज। एक चीज और कि जब मैं आप लोगों को अकाउंट्स डिस्कस कर रही हूँ, क्लास में समझा रही हूँ, तो आई एम यूजिंग द वर्ड्स टू एंड बाय जस्ट टू मेक श्योर कि आपको ये ध्यान रहे कि वो डेबिट साइड की एंट्री है या क्रेडिट साइड की एंट्री है, बट नाउअडेज इट इज नॉट बीइंग रिटर्न इन द अकाउंट्स। तो अकाउंट्स में टू या बाय लिखा नहीं जाता है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए आई मे यूज द टर्म्स कि टू है जिसका मतलब वो डेबिट है, बाय है तो वो क्रेडिट साइड पे है। नेक्स्ट स्टेप विल बी, now I'll come to the preparation of only one account which is machine purchased on hire purchase system account। 1 जनवरी को मैंने एंट्री दिखाई डेबिट साइड पे जब मेरे पास मशीन आई थी 22,350 की। ये मशीन मैंने पूरे टाइम यूज की, उस पे मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करके दिखाऊंगी अपनी बुक्स में। डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर विच इज 31st ऑफ दिसंबर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। डेप्रिसिएशन के लिए हमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी क्वेश्चन में वो ये दी हुई थी कि जो हायर परचेजर है ही इज गोइंग टू चार्ज डेप्रिसिएशन एट अ रेट ऑफ 10% पर annum on the basis of written down value method। रिटर्न डाउन के हिसाब से 10% पे डेप्रिसिएशन लगा रही हूँ, तो 31 दिसंबर को व्हेन आई चार्ज डेप्रिसिएशन इट विल बी 10% ऑफ 22,350। तो पहले साल जो अमाउंट आएगा वो आएगा 2,235 रुपीज। तो ये हमने डेप्रिसिएशन का अमाउंट डिडक्ट करके दिखाना होता है मशीन अकाउंट में। तो इट विल बी ऑन 31 दिसंबर 2018 क्रेडिट साइड पे डेप्रिसिएशन अकाउंट 2,235 रुपीज, और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है 20,115 दैट विल बी द क्लोजिंग बैलेंस कैरिड डाउन ऑन दैट पर्टिकुलर डेट। ये जो क्लोजिंग बैलेंस है दिस विल बी द ओपनिंग बैलेंस ऑन 1 जनवरी 2019। तो 1 जनवरी 2019 को मैंने डेबिट साइड पे ट्रांसफर किया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,115 रुपीज। फिर इसमें कोई परचेज या कोई सेल्स तो हो नहीं सकती है, आपको सिर्फ हर साल इसी तरह से अपने अकाउंट्स गौरव रावत आपने लिखा है कि डिस्प्ले शो नहीं हो रहा है, कैन एनीवन एल्स आल्सो कंफर्म मी कि मैंने आप लोगों के साथ एक्सेल की शीट शेयर की हुई है, वेदर इट्स विजिबल टू यू और इट्स नॉट विजिबल। पता चलेगा मैं पढ़ाती गई और आपको वो शीट ही नहीं दिख रही है। एनीवन हु इज देयर इन द क्लास जस्ट कंफर्म मी वेदर एक्सेल शीट इज विजिबल और नॉट। आप लोगों में से प्लीज कोई भी जो क्लास में है स्टूडेंट्स कंफर्म कर दीजिए कि शीट दिख रही है कि नहीं।
ओके, भावना आदित्य, थैंक यू सो मच। गौरव, अगर आपको स्क्रीन दिख नहीं रही है तो मे बी कि आपके यहाँ जो डिवाइस से आपने कनेक्ट किया हुआ है, आप उसको एक बार वापस से कनेक्ट करके देखो, या मे बी कि उसको स्क्रॉल करके देख लो तो आपको स्क्रीन दिख जाएगी। ओके, थैंक्स एवरीवन हु हैज कंफर्म्ड कि स्क्रीन विजिबल है। नाउ सेकंड ईयर के ओपनिंग बैलेंस हमने ट्रांसफर किया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,115 रुपीज। अगेन द डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज्ड एट अ रेट ऑफ 10% ऑन द बुक वैल्यू, क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, तो डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 2019 को हम चार्ज करके दिखाएंगे। तो 10% का अमाउंट आएगा 2011 रुपीज 50 पैसा, जिसको मैंने राउंड ऑफ किया हुआ है 2012 रुपीज में। And the remaining will be the balance carried down, which comes out to be 18,103 rupees, जो 1 जनवरी 2020 के लिए ओपनिंग बैलेंस भी बन जाएगा। तो आप इस तरह से ये वाली आपकी एंट्रीज हो जाएंगी। थर्ड ईयर में फिर वापस से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10% के हिसाब से 18,103 रुपीज पे। तो टोटल अमाउंट जो डेप्रिसिएशन का आएगा वो कितना आएगा, 1,810 रुपीज का, और बाकी आपके लिए बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा 16,293 रुपीज का, विच विल बी द ओपनिंग बैलेंस फॉर द नेक्स्ट ईयर on 1st January 2021. This is how we have to prepare the machine purchased on the hire purchase system. Okay, I होप मशीन अकाउंट आपको क्लियर है। अब इसके साथ में हमारा जो दूसरा अकाउंट बन रहा है इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, वो हम बनाते हैं हायर वेंडर का अकाउंट। अब उस पे हम उसको बनाते हैं हायर वेंडर के अकाउंट में एक एंट्री हम लोग, दो एंट्रीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पहली एंट्री क्रेडिट साइड पे उसकी टोटल लायबिलिटी की 22,350 की, जब उसने मशीन को परचेज किया था हायर परचेजर ने, तो ये मेरी लायबिलिटी थी टुवर्ड्स हायर वेंडर। तो क्रेडिटर्स मेरे बढ़ गए थे 22,350, बट सेम डे मैंने उसको 6,000 रुपीज दे दिए हैं। Just give me 1 minute break. Try to solve this question. I'll be back in a minute, please. Okay, thanks for this break. Okay, coming back to the solution. Now on 1st जनवरी 2018 जो हम लोगों ने 6,000 रुपीज उसको दे दिए हैं, वो उसकी हमने एंट्री की थी डेबिट साइड पे टू बैंक अकाउंट विद अमाउंट ऑफ डाउन पेमेंट 6,000 रुपीज के। इसके बाद जब ये अकाउंट्स क्लोज होंगे, पूरे साल हमने वो मशीन को यूज किया था, हमारी लायबिलिटी थी जो रिमेनिंग थी 16,350 की। अब ये जब हम अकाउंट्स बनाएंगे तो एक चीज तो आपको ये ईजी रहेगी कि व्हेन यू आर गोइंग टू प्रिपेयर द हायर वेंडर अकाउंट एंड द हायर परचेजर अकाउंट, आपको दोबारा से कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। जो हम लोगों ने सबसे पहले शीट बनाई थी वर्किंग नोट्स वाली, वहां से अब आपको सिर्फ अमाउंट उठा उठा के कॉपी पेस्ट करते चले जाना है, वहां से लिखने हैं, तो दोबारा आपको कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले 31 दिसंबर को जब हमारे अकाउंट्स क्लोज होंगे तो लायबिलिटी रेज होगी टुवर्ड्स द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। अब पहले साल का जो इंटरेस्ट था वो हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है 818 रुपए, जो हमारी शीट से हम लोग देख लेंगे। वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, जो मेरी लायबिलिटी रेज हो रही है 818 रुपीज की टुवर्ड्स हायर वेंडर, तो इसका मतलब क्रेडिटर्स के लिए
जो मेरे क्रेडिटर्स हैं वो बढ़ रहे हैं क्योंकि मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो मुझे ये कहाँ दिखाने पड़ेंगे? 31 दिसंबर को क्रेडिटर्स को मुझे इंक्रीज करके दिखाना पड़ेगा विद द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। वो जो रेज हो रही है लायबिलिटी वो किस वजह से हो रही है? इंटरेस्ट की वजह से। तो क्रेडिट साइड पे हायर वेंडर के अकाउंट में हम लिखेंगे 31 दिसंबर 2018 को बाय इंटरेस्ट 818 रुपीज, तो ये ऑटोमेटिकली अमाउंट इंक्रीज हो गया। इस सेम डे मैंने क्या किया? फर्स्ट ईयर की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की होगी। जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करूंगी तो उस टाइम पर 6000 रुपीज जब मैं पे कर रही हूँ तो टोटल जो लायबिलिटी है वो मेरी डिक्रीज हो जाएगी, यानी क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे। क्रेडिटर्स कम होंगे तो मुझे क्रेडिटर्स को डेबिट करना है, तो 30 विद द अमाउंट ऑफ टोटल इंस्टॉलमेंट ऑफ 6000 जो मैं दे रही हूँ। तो यहाँ पर डेबिट साइड पे एंट्री आ जाएगी 31 दिसंबर 2018 को टू बैंक अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 6000 रुपीज के लिए, और बाकी बैलेंस कैरी डाउन। अब बैलेंस कैरी डाउन के लिए भी यू डोंट नीड टू गो फॉर द कैलकुलेशन अगेन एंड अगेन। आपको वापस से कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है। डिपॉजिट 2012 डिपॉजिट अकाउंट कैसे आ गया? ज्योति, आपने जो क्वेश्चन लिखा है 2012 डिपॉजिट अकाउंट कैसे आया, डिप्रिसिएशन अकाउंट में 2019 में 2012 कैसे आया? डिप्रिसिएशन में 2012, ओके, ये 2012 में अभी आपको बता देती हूँ। पहले हायर वेंडर का अकाउंट में क्लोज कर दूं जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। बैलेंस कैरी डाउन के लिए भी जो मैं आपको बता रही थी, आपको वापस से कैलकुलेशंस डेबिट और क्रेडिट की कैलकुलेशंस टोटल करके देखने की जरूरत नहीं है। टोटल आपको वैसे लिखना पड़ेगा लास्ट में, बट बैलेंस कैरी डाउन के लिए जरूरत नहीं आएगी क्योंकि जो बैलेंस है दैट कैन बी टेकन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर शीट जो हमने सबसे पहले वर्किंग नोट्स की बनाई थी, वहां से 11,168 आप सीधा सीधा कॉपी कर सकते हो क्योंकि वो अमाउंट लास्ट में जो आपकी लायबिलिटी है तो आपको अमाउंट सीधा वहीं से ही मिल जाएगा। एक सेकंड का ब्रेक। ये जो आपकी शीट हमने सबसे पहले बनाई थी इसमें फर्स्ट ईयर की एंड में जो लायबिलिटी हम लोगों ने कैलकुलेट की थी 11,168, वो डायरेक्टली अमाउंट आप यहाँ पे उठाकर लिख सकते हो। अब यहाँ पे आपको लास्ट में टोटल जरूर करना पड़ेगा जो मैंने यहाँ सोल्यूशन में किया हुआ नहीं है। तो टोटल ऑफ दिस अकाउंट इज 23,168। दिस इज हाउ वी प्रिपेयर। तो बाकी इसका सम टोटल करने की जरूरत है एक साइड का, बाकी कोई कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं क्योंकि आप ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको सिर्फ अमाउंट वहां से उठाकर यहाँ पे लिखने हैं। नाउ दी 1 जनवरी 2019 को the balance or the liability towards the hire vendor is 11,168। अब वापस 31 दिसंबर को जब हम अकाउंट्स क्लोज करेंगे तो मेरी इंटरेस्ट की लायबिलिटी रेज हो जाएगी। इंटरेस्ट की लायबिलिटी जब रेज होगी तो जो क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स मेरे इंक्रीज हो जाएंगे विद द अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट विच इज 558 रुपीज जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे। तो आपको सिर्फ अमाउंट यहाँ लिखना है। तो 31 दिसंबर 2019 को बाय इंटरेस्ट अकाउंट the amount of 558, same day we are making payment of second installment, तो liability मेरी कम हो जाएगी। तो 31 दिसंबर 2019 टू बैंक अकाउंट विद अमाउंट ऑफ सेकंड इंस्टॉलमेंट 6000 रुपीज और फिर बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 5,726 रुपीज। अब आप टोटल आप कर लीजिएगा, वो मैंने स्क्रीन पे भी नहीं दिखाया हुआ है, मैंने वो स्किप कर दिया है सिर्फ टाइम बचाने के चक्कर में। यू हैव टू गिव द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड, यू डू दैट योरसेल्फ। ये आपके थर्ड ईयर में जब लायबिलिटी आ रही है मेरी 1 जनवरी 2020 को by balance brought down 5,726, again the interest will be due on 31st of December 2020, the amount is 274 rupees। फिर मैंने थर्ड इंस्टॉलमेंट दी 6,000 रुपए की। अब यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आपके पास नहीं बचा है, टोटल का अकाउंट का मैच कर जाएगा आपका 6,000 रुपीज का। दिस इज हाउ वी प्रिपेयर हायर वेंडर का अकाउंट व्हेन दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन व्हेन देयर इज नो केस ऑफ और नो सिचुएशन ऑफ डिफॉल्ट और रीपोजिशन। Now coming to the third account which is supposed to be prepared, which is the hire vendor account in hire purchaser की hire vendor की बुक्स में hire purchaser का अकाउंट। उससे पहले जो थी आपका क्वेश्चन था कि डिप्रिसिएशन का जो अमाउंट है 2019 में वो 2012 कैसे आया है। ओके, जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ डिप्रिसिएशन था वो हमें दिया हुआ है 10% रिटन डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से।
बुक वैल्यू के हिसाब से। तो 2019 में जो मशीन की बुक वैल्यू है वो कितनी है? 20,115 रुपीज। इसका 10% मुझे कैलकुलेट करना है। जब इसका आप 10% कैलकुलेट करोगे वो आपका अमाउंट आएगा डेप्रिसिएशन का उस साल का, जो आपका अमाउंट आएगा 2011 रुपीज 50 पैसा। आई होप कि अभी क्लियर है। क्योंकि 50 पैसे हैं तो मैंने उसको राउंड ऑफ करके क्या कर दिया है, 2011 रुपये, 11.5 रुपए की जगह 2012 रुपए। दिस इज हाउ वी हैव गॉट दिस अमाउंट ऑफ 2012 रुपीज। आई होप ज्योति आपका भी सोल्यूशन क्लियर है, आपको आपका डाउट। Okay, now coming to the books of hire vendor when he is going to prepare the hire purchaser account. एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड हैंग कर गया। Okay, I think Excel sheet is now visible to you. In the books of hire vendor account, we have to prepare hire purchaser account. अब in the books of hire vendor की अगर हम बात करें, now you assume yourself to be hire vendor. आप सेलर हो और आप जिसको आपने प्रोडक्ट बेचा है, जो कस्टमर है उसको आपने प्रोडक्ट उधार पर दिया है, उसका हम अकाउंट बना रहे हैं। इसका मतलब वो आपके लिए डेटर है और यहाँ डेटर का नाम क्या है, हायर परचेजर है, उसको हम बोल रहे हैं। तो मैं अपनी बुक्स में डेटर का अकाउंट यानी हायर परचेजर का अकाउंट बना रही हूँ 1 जनवरी 2018 को, जब मैंने उसको सेल्स किए होंगे। तो जब हम सेल्स करते हैं तो हमारी एंट्रीज जो होती हैं वो क्या होती हैं, अगर कोई एसेट दे रही हूँ, मैं मशीन दे रही हूँ मान लीजिए, तो मशीन मेरे पास से गई होगी और मेरे पास पैसा आया होगा अगर कैश सेल्स है। और अगर कैश सेल्स नहीं है तो डेटर्स बनते हैं, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट्स टू मशीन अकाउंट। तो यहाँ पर डेटर कौन है, हायर परचेजर है। तो हायर परचेजर अकाउंट डेबिट्स टू सेल्स ऑन हायर परचेज सिस्टम अकाउंट। अब सीधा सेल्स नहीं लिखना है आपने, आपको ऑन हायर परचेज सिस्टम जरूर लिखना है। तो इट विल बी द हायर परचेज अकाउंट डेबिट्स टू सेल्स ऑन हायर परचेज सिस्टम अकाउंट। तो फर्स्ट एंट्री जो हमारी 1 जनवरी 2018 को आएगी हायर परचेजर के अकाउंट में, इट विल बी ऑन द डेबिट साइड, सेल्स ऑन हायर परचेज सिस्टम अकाउंट 22,350 रुपीज। सेम डे मैंने उसने मुझे डाउन पेमेंट की, तो मेरे पास पैसा आया होगा बैंक में और डेटर मेरे कम हो गए, तो बैंक अकाउंट डेबिट्स टू डेटर्स अकाउंट एंट्री है, तो बैंक अकाउंट डेबिट्स टू हायर परचेजर अकाउंट यहाँ पर आएगी। तो हायर परचेजर को हम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि डेटर्स से पैसा हमें मिल जाएगा, तो डेटर्स डिक्रीज कर जाएंगे। तो 1 जनवरी 2018 सेम डे इट विल बी बाय बैंक अकाउंट विद अमाउंट ऑफ डाउन पेमेंट ऑफ 6,000 रुपीज। अब यहाँ पर भी आप एक काम जो आप इजीली कर सकते हो, जो आपके अकाउंट्स फटाफट से बनते चले जाएंगे क्योंकि आप सारी की सारी कैलकुलेशंस कर चुके हैं। उसके हिसाब से जो आपने पीछे अभी हमने हायर वेंडर का अकाउंट बनाया है, सारे अमाउंट आप वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। जो अमाउंट क्रेडिट में थे यहाँ डेबिट में आ जाएंगे, जो डेबिट में थे वो यहाँ क्रेडिट में आ जाएंगे, अमाउंट आपके सब सेम रहेंगे। तो इट वुड बी इजी। आप सिर्फ डेबिट क्रेडिट का ध्यान रखना, कहीं मत कर देना कि क्रेडिट का क्रेडिट नहीं कर दो, अमाउंट सारे वही रहेंगे, एंट्रीज डबल साइड पे आ जाएगी बस। 31 दिसंबर को इंटरेस्ट की लायबिलिटी रेज होगी। इंटरेस्ट की लायबिलिटी रेज होने के टाइम पर आपको डेबिट करना है उसके अकाउंट को डेबिट करेंगे विद अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 818 रुपए। और फिर आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव की होगी तो आपके डेटर्स कम हो जाएंगे बाय बैंक अकाउंट विद अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 6,000 रुपीज। बाकी बैलेंस आ जाएगा 11,168 रुपीज का। के बाद 1 जनवरी 2019 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 11,168। फिर 31 दिसंबर को हम लोगों का इंटरेस्ट जो रेज हो रही है हायर परचेजर की लायबिलिटी, तो मेरे डेटर्स बढ़ जाएंगे। डेटर्स बढ़ने का मतलब है मुझे उसको डेबिट साइड में दिखाना है। तो इट विल बी टू इंटरेस्ट अकाउंट 558 रुपीज। फिर वो मुझे सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करेगा तो डेटर्स कम हो जाएंगे, तो बाय बैंक अकाउंट विद अमाउंट ऑफ सेकंड इंस्टॉलमेंट 6,000 रुपीज। बाकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, बैलेंस कैरी डाउन 5,726 रुपीज। थर्ड ईयर में 1 जनवरी 2020 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आपके पास था 5,726 का। फिर वापस थर्ड ईयर में इंटरेस्ट की लायबिलिटी रेज हुई उसकी, तो मेरे डेटर्स बढ़ जाएंगे विद अमाउंट ऑफ 274। तो हम एंट्री कहाँ करेंगे, डेबिट साइड पे टू इंटरेस्ट अकाउंट 274 रुपीज, जिसमें से वो सारी पेमेंट थर्ड इंस्टॉलमेंट में 6,000 रुपए की कर देगा और अकाउंट हो जाएंगे सेटल। दिस इज हाउ वी हैव टू प्रिपेयर द सिंपल हायर परचेज के अकाउंट्स जो हम लोग बनाते हैं इन द बुक्स ऑफ हायर
वेंडर एंड हायर परचेजर। अनुराग का क्वेश्चन है, मैम प्लीज ये बता दो, आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट में 286 आया है, आपने 276 क्यों लिखा है? अनुराग, पहली चीज तो ये सेकंड इंस्टॉलमेंट के टाइम पे नहीं था, थर्ड इंस्टॉलमेंट के टाइम पे था। आई मेक दिस पॉइंट क्लियर। राहुल और कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे व्हाट्सएप पे भी लिखा था, ये क्वेरी है उन लोगों की कि जो आपको एसओएल से मटेरियल मिला है, एसओएल के मटेरियल में ये वाला चैप्टर इंक्लूडेड नहीं है। तो कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए हैं कि हमें ये क्वेश्चन करने हैं या नहीं। टॉपिक आपके सिलेबस में है, आई थिंक समहाउ अभी शायद उनका मटेरियल प्रोसेस में है, इसलिए वो चैप्टर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं है, बट दिस इज देयर इन दी सिलेबस। यू हैव टू लर्न दीज कॉन्सेप्ट्स। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि एसओएल की बुक में नहीं है, जस्ट गो बाय दी सिलेबस। सिलेबस में ये है, you have to cover these chapters. Coming to the question put up by the Anurag, you have query की 274 क्यों आपने लिखा है? ओके, पूरा मैं सोल्यूशन नहीं करा रही हूँ वापस से, क्योंकि आई हैंग कर गया। एक सेकंड रुको, एक्सेल की शीट हैंग कर रही है। ओके, आई थिंक अभी एक्सेल की शीट आप लोगों को दिख रही होगी। जो थर्ड ईयर की बैलेंस ड्यू था, दिस इज थर्ड ईयर का बैलेंस। थर्ड ईयर के शुरू में लायबिलिटी मेरी रेज की हुई थी, मैं आपको सिर्फ इसी पॉइंट से बता रही हूँ, बाकी आपको मुझे लगता है कि आप लोगों को थर्ड ईयर लायबिलिटी से अगर हम शुरू करें, ओके, उससे पहले का आपको सब क्लियर है। इट वाज 5726, ठीक है। जस्ट टू गेट दी व्हाट वी हैव डन, जो आपका इंटरेस्ट का रेट था जिसके हिसाब से हम पेमेंट कर रहे थे हायर वेंडर को, दैट वाज 5%। तो 5% अगर मैं कैलकुलेशंस करती इस पे इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट का अमाउंट ओके, थर्ड ईयर की जो लायबिलिटी है वो हमारी है 5726 रुपीज की। इस पर जब मैं इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करती 5% के हिसाब से, तो अमाउंट आता मेरा 5726 इंटू 5%, ये अमाउंट आता 286 रुपीज 30 पैसा। 30 पैसा क्योंकि ये 50 पैसे से कम होता है तो हम राउंड ऑफ में कम वाला कर देते, 50 से ऊपर होता है तो हम ज्यादा वाला कर देते हैं। आई एम जस्ट टेकिंग 286 राउंड ऑफ करके 286 किया। तो टोटल लायबिलिटी अगर मैं बात करूं, टोटल लायबिलिटी एट द एंड of third year, if I talk of, तो ये दोनों का सम टोटल होगा 5726 प्लस 286 रुपीज, यानी 6012 रुपए थर्ड इंस्टॉलमेंट मैं पे करूंगी। लॉजिकली अगर आप कैलकुलेशंस करोगे तो यही होंगी, ठीक है। लेकिन जब हम कैलकुलेशंस करेंगे, अब थर्ड इंस्टॉलमेंट की पेमेंट की बारी है। जब पे करूंगी तो कितना पे करा मैंने? 6000 रुपए। थर्ड इंस्टॉलमेंट के बाद जो टेक्निकली मेरा बैलेंस बचना चाहिए था, इट शुड हैव बीन 0, क्योंकि मैं 3 इंस्टॉलमेंट्स में सारी पेमेंट कर रही हूँ और उसके बाद उसका बैलेंस मेरा निल बचना चाहिए। यहाँ पर बैलेंस निल नहीं बचेगा, बैलेंस ड्यू मेरा बच रहा है 12 रुपए। अगर मैं सिंपल कैलकुलेशंस करती हूँ तभी ये जो आपने की होंगी कैलकुलेशंस, उसके हिसाब से ये आ रहा होगा आपका। अब यहाँ पर जो लास्ट ईयर का अमाउंट होता है, लास्ट ईयर की जो लायबिलिटी है 5726, इसमें मैं कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती, ठीक है। इसमें चेंजेस करते तो सारे में चेंजेस हो जाएंगे। जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है इसमें भी मैं कोई चेंजेस नहीं कर सकती। आई एम नॉट गोइंग टू मेक पेमेंट ऑफ 6012 रुपीज। जब बात 6000 की हुई थी तो 6000 ही देने हैं मुझे वो सारी कैलकुलेशंस की हुई होती है। तो जब इस तरह की सिचुएशन आती है, अब यहाँ पर जो बैलेंस आना चाहिए था वो होना चाहिए था निल। तो बेसिकली 5726 मेरा मुझे अमाउंट मालूम है, ये 6000 रुपए मैं पेमेंट करूंगी वो मुझे मालूम है, और इस पेमेंट के बाद क्योंकि लास्ट इंस्टॉलमेंट है, इसके बाद जो बैलेंस ड्यू होगा, जो लायबिलिटी होगी, इट शुड बी 0, इट शुड बी निल। अभी मेरी एक्चुअल कैलकुलेशन के हिसाब से 12 रुपए बच रहे हैं एंड आई एम नॉट गोइंग टू मेक पेमेंट। अगर मैं पेमेंट नहीं करूंगी तो ये मेरे अकाउंट्स में लायबिलिटी या एज डेटर होंगे। जो भी सिचुएशन है, हायर वेंडर या हायर परचेजर, उनकी बुक्स में 12 रुपए का अमाउंट दिखता रहेगा एज लायबिलिटी और एज डेटर्स, जो कि एक्चुअली गलत होगा क्योंकि उसकी पेमेंट होनी नहीं है।
ये बैलेंस 0 होना चाहिए था। अब यहाँ पर इसको 0 करने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचती है कि मैं इंटरेस्ट की अमाउंट को एडजस्ट कर दूं। अब यहाँ कितने की एडजस्टमेंट है, 12 रुपए को मुझे 0 रुपए करने हैं। 12 से मुझे 0 पे लेकर आना, तो 12 रुपए की मुझे एडजस्टमेंट करनी है। यानी जो 6012 टोटल लायबिलिटी थी, मुझे उसको क्या करना था, 6000 रुपए। तो अब एडजस्टमेंट मैं कहाँ करूंगी, 12 रुपए की इंटरेस्ट के अमाउंट में। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 286 माइनस 12 कर दिया। तो जो मेरे पास एडजस्टेड अमाउंट आया इंटरेस्ट का, वो आया 274 का। तो मैं अपने बुक्स में जो अमाउंट दिखाऊंगी एज द लायबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट ड्यूरिंग थर्ड ईयर, वो एक्चुअली कैलकुलेट करके आएगी 286 की। लेकिन क्योंकि मुझे एडजस्टमेंट्स करनी पड़ रही हैं उसमें 12 रुपए की, तो 12 की एडजस्टमेंट करने के बाद ये अमाउंट शोन टू बी शोन इन द अकाउंट्स विल बी 274 रुपीज। ये आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी अगर इस तरह की सिचुएशन आपको आएगी तो। और ये सिचुएशन नॉर्मली तभी आती है जब आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, जहां आपको कैश प्राइस, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, हायर परचेज प्राइस, इंटरेस्ट का रेट, डेप्रिसिएशन है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको दी हुई होती है, तो उस सिचुएशन में जो लास्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट हम जब पे करते हैं, तो उसमें हो सकता है कि इस तरह से बैलेंसिंग फिगर बच रही हो, तो उसको निल करने के लिए वी हैव टू मेक द एडजस्टमेंट्स इन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये आई होप कि अनुराग, अब आपका जो क्वेरी थी आपकी वो आपको क्लियर है। Okay, now coming, this was the question of the simple situation जहां पर कोई भी डिफॉल्ट या रिपोजिशन की सिचुएशन नहीं है, डिफॉल्ट नहीं है। आपने एक एसेट लिया है, इस तरह से अगर आपको मल्टीपल एसेट्स आएंगे तो मल्टीप्लाई करते चले जाओगे। सेम क्वेश्चन में मैं बोल दूं कि आपने 4 मशीन ली है, तो जितने भी अमाउंट है वो मल्टीपल में 4 के आ जाएंगे, तो आप कैलकुलेशन उसके हिसाब से कर लोगे। अकाउंट्स आपके सेम इसी तरह से बनेंगे इन केस देयर इज नो सिचुएशन ऑफ डिफॉल्ट। डेप्रिसिएशन के जो रेट है, इस क्वेश्चन के हिसाब से डेप्रिसिएशन का जो रेट था दैट वाज 10% एज पर रिटन डाउन वैल्यू मेथड। वो आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता है। अगर मैं इसको चेंज कर दूं कि 10% स्ट्रेट लाइन के हिसाब से है, तो वो हर बार बुक वैल्यू पे लगेगा, सॉरी कॉस्ट प्राइस पे लगेगा इंस्टेड ऑफ ऑन द बुक वैल्यू, अगर स्ट्रेट लाइन हम चार्ज करेंगे। तो अगर इस तरह के चेंजेस होंगे तो वो मैं अज्यूम करती हूँ कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स क्योंकि पता है, तो आप कर लेंगे। अब ये सिंपल तरीके का क्वेश्चन था। बाकी जो कैलकुलेशंस वाले पार्ट थे, जैसे इसमें एक फुल फ्लेज क्वेश्चन में हमने सिंपल वाला लिया है, बाकी जो सिचुएशंस हो सकती थी, जो इन्फॉर्मेशन आपको दी हो सकती है, वो हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके थे। अब हम आते हैं इसके अगले स्टेप पर, जहां डिफॉल्ट की सिचुएशन हो सकती है। अब डिफॉल्ट की सिचुएशन का मतलब है कि जो हायर परचेजर है, उसको इंस्टॉलमेंट्स देनी थी और उसने सारी इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं की हैं। डाउन पेमेंट करी, एसेट वो लेके चला गया है, पहली इंस्टॉलमेंट, दूसरी इंस्टॉलमेंट, मान लीजिए 8 इंस्टॉलमेंट्स देनी थी, 4-5 दे दी हैं, उसके बाद उसने देनी बंद कर दी है, तो डिफॉल्ट की सिचुएशन हो गई है। तो डिफॉल्ट इज बेसिकली द सिचुएशन व्हेन द हायर परचेजर इज नॉट मेकिंग पेमेंट ऑफ द इंस्टॉलमेंट। अब जब डिफॉल्ट की सिचुएशन आती है, तो उस टाइम पर जो मैंने आपको कल भी बताया था कि जो इसकी जो एसेट्स होते हैं हायर परचेज सिस्टम पे जो हम परचेज करते हैं, इसकी ओनरशिप सिर्फ ट्रांसफर होती है फ्रॉम हायर वेंडर टू हायर परचेजर, पोजीशन ट्रांसफर होती है, ओनरशिप हायर वेंडर के पास ही रहती है। जब डिफॉल्ट की सिचुएशन होती है, व्हेन द हायर परचेजर इज नॉट मेकिंग पेमेंट ऑफ एनी ऑफ द इंस्टॉलमेंट, देन द हायर वेंडर, जो सेलर है, उसके पास राइट होता है, ही हैज, जस्ट बिकॉज ही हैज द ओनरशिप, ही हैज द राइट ऑन दैट पर्टिकुलर एसेट और एसेट्स। तो उसके पास एक ऑप्शन होती है कि वो चाहे तो वो गुड्स को वापस लेके जा सकता है। ही कैन रीपोजेस द गुड्स, द टर्म यूज्ड इज रीपोजेस। मैं वापस अपने पास लेके आ रही हूँ, मैंने वापस ले ली गुड्स। अब उस केस में जब रीपोजेशन होती है, तो रीपोजेशन के केस में देयर मे बी 2 काइंड ऑफ सिचुएशंस। एक होता है पार्शियल और एक होता है फुल रीपोजेशन। अब इन दोनों में सिचुएशंस में डिफरेंस क्या होता है? मान लीजिए आप हायर वेंडर हैं, सेलर हैं, मैं हायर परचेजर हूँ। मैंने आपसे हायर परचेज सिस्टम के अगेंस्ट में मैंने आपसे 5 मशीन्स को परचेज किया हुआ है, डाउन पेमेंट कर दी है, और जो बैलेंस अमाउंट था वो एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों ने अग्री किया, लेट्स से 5%, 10%, जो भी है, और उसके हिसाब से मैंने आपसे कहा कि मैं आपको 5 इंस्टॉलमेंट्स, एनुअल इंस्टॉलमेंट्स पे करूंगी। 5 जब एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में पे करूंगी, अगर तो मैं सारी पेमेंट कर दूंगी, सारी पांचों के पांचों, तो फिर तो ओनरशिप भी मेरे पास ट्रांसफर हो जाएगी। अब डिफॉल्ट की सिचुएशन क्या है? मैंने डाउन पेमेंट करी, 2 इंस्टॉलमेंट्स मैंने पे कर दी, थर्ड इंस्टॉलमेंट मैंने पे नहीं की, इसका मतलब डिफॉल्ट हो गया। अब डिफॉल्ट की जब सिचुएशन हुई, अब आपको टेंशन हो जाएगी, 5 मशीन दी हुई हैं और ये ना हो कि मेरा पैसा डूब जाए और एसेट भी मेरा वहीं पर ही है। तो उस टाइम पर क्योंकि ओनरशिप आपके पास है, आपके पास राइट है उस एसेट का, डिफॉल्ट की सिचुएशन में आप मेरे पास से एसेट वापस लेके जा सकते हो।
अब आपकी और मेरी अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली में अगर मैं बात करूँ रियलिटी में तो अंडरस्टैंडिंग है, क्या मेरे आपके रिलेशनशिप हैं, आप मुझ पे कितना ट्रस्ट कर रहे हो, मैंने पैसे क्यों नहीं दिए हैं, क्या प्रॉब्लम थी जिस वजह से मैं पैसे नहीं दे पाई हूँ, आप कितने अंडरस्टैंडिंग हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो रियल लाइफ में आई कैन से कि इम्पैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से इट कैन बी पॉसिबल कि आप मुझे थोड़ा-सा टाइम दे दो। कि ठीक है, मुझे आप पे भरोसा है, कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आपने पेमेंट नहीं करी, आप एक काम करना, 3rd इंस्टॉलमेंट जो आपने दी नहीं है, वो 4th इंस्टॉलमेंट के टाइम पर ही आप मुझे 3rd और 4th के दोनों के पैसे दे देना, थोड़ा-सा एक्स्ट्रा कर देना, जो आपने 3rd पेमेंट नहीं करी है उसके अगेंस्ट। मैं भी मान गई, चलो ठीक है। हो सकता है इस तरह की सिचुएशन हो, लेकिन जब कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं, तो एज़ पर कॉन्सेप्ट यू हैव द राइट टू टेक अवे द गुड्स फ्रॉम मी। आपको अगर टेंशन है, कि यार इसने 3rd इंस्टॉलमेंट दी नहीं है और मार्केट में इसकी रेपुटेशन खराब हो गई है, पैसे-वैसे इसके पास है नहीं, पता चलेगा मेरा एसेट भी गए, सारे पाँचों के पाँचों मशीन भी चली गई और पैसे मिलेंगे नहीं, नुकसान हो जाएगा। आई कैन नॉट बेयर दैट मच ऑफ रिस्क। अब मुझे इतनी टेंशन है, इतना जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उसके हिसाब से मुझे ये पक्का हो रहा है कि मुझे पैसे नहीं मिलेंगे और मेरा एसेट भी आप लेके भाग सकते हो। तो मैं उतना रिस्क उठाना नहीं चाहती हूँ। तो मेरे पास क्योंकि राइट है, तो मैंने पाँचों के पाँचों मशीन्स वापस ले ली। तो दिस इज़ द सिचुएशन कि जितनी मैंने दी हुई थी, उतनी ही मैंने वापस ले ली। तो मेरा ये रीपोज़ेशन की जो सिचुएशन है डिफ़ॉल्ट के बाद, दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ फुल रीपोज़ेशन कि जितने एसेट्स दिए हुए थे, उतने के उतने एसेट्स मैंने आपने मुझसे वापस ले लिए। दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि आपको लग रहा है कि ठीक है, मेरा काम भी आप थोड़े से सॉफ्ट हार्टेड हो, आपको लगता है कि थोड़ा-सा टाइम मुझे दे देना चाहिए, बट आप भी उतना रिस्क उठाना नहीं चाहते हो। तो आपने क्या किया कि ठीक है, आप एक काम करो, मैम आप 2 मशीन आप रख लो, 3 मैं लेके जा रहा हूँ। पाँचों मैं नहीं छोड़ूँगा, पाँचों मैं लेके भी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक रिस्क बेयरिंग मेरी एबिलिटी भी है। मैं 2 मशीन आपके पास छोड़ रहा हूँ, 2 की पेमेंट आप करते रहना। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं 5 की नहीं कर सकती, 2 की कर सकती हूँ, आप 2 छोड़ दो। तो उस सिचुएशन में आपने क्या किया कि जो भी चीज़ें थी, फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे थे डिसीजंस को, उसके बाद आपने डिसाइड किया कि यू आर गोइंग टू टेक अवे ओनली 3 मशीन्स आउट ऑफ 5 व्हिच यू हैव सप्लाइड मी ऑन हायर परचेज सिस्टम। आपने 3 मशीन्स को वापस ले लिया। तो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज़ द सिचुएशन ऑफ पार्शियल रिपोज़िशन। तो डिफ़ॉल्ट होगा, डिफ़ॉल्ट में रिपोज़िशन होगी, तो रिपोज़िशन या तो पूरी होगी, सारे के सारे एसेट्स आप वापस लेके जा रहे हो, या वो पार्शियल होगी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन कि हम इसमें अकाउंट्स कैसे बनाते हैं। फिर ये हैंग कर गया। कॉन्सेप्ट जो हमने अभी डिस्कस किया है, मेन आपके कॉन्सेप्ट्स वो ही चलेंगे, लेकिन सिर्फ हमें अकाउंट्स क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से क्लोज करने होते हैं। आई होप कि क्वेश्चन आपको एक्सेल की शीट विजिबल है। Okay, now the question of the default and the full repossession is being discussed right now. पहले भी पूरा repossession अगर हो रही है, सारे के सारे हायर वेंडर अगर एसेट्स सारे के सारे लेके जा रहे हैं, तब हमें क्या करना है। अब सारे के सारे लेके जा रहे हैं, तो इसका मतलब लॉजिकली आप सोचो, मैंने आज आपसे 5 मशीन्स को लिया हायर परचेज सिस्टम पे, तो मैंने आज अपने बुक्स में, अगर मैं अपनी बुक्स दिखा रही हूँ, तो मैंने अपनी लायबिलिटी रेज़ कर ली आपकी तरफ, तो आप मेरे क्रेडिटर्स हो गए और 5 मशीन्स मेरे पास आ गई, तो वो मशीन अकाउंट बन रहे हैं। जब आप मुझसे वो वापस ले जाओगे, तो मुझे वो अकाउंट्स को रिवर्स करके क्लोज़ करना पड़ेगा। अब जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है, वो ये दी हुई है जो कैश प्राइस है। कैश प्राइस ऑफ द मशीन व्हिच हैज़ बीन परचेज्ड on the hire purchase system by hire purchaser from hire vendor is 5,60,000 rupees, जिसमें कि उसने डाउन पेमेंट की है 1,50,000 रुपीज़ की। फिर वो 3 इंस्टॉलमेंट्स दे रहा है एनुअल 1,50,000 रुपीज़ ईच। इसका मतलब 3 अगर इंस्टॉलमेंट्स दे रहा है 1.5 लाख रुपए की, तो टोटल इंस्टॉलमेंट्स वो दे रहा है 4.5 लाख रुपए, टोटल इंस्टॉलमेंट्स में पैसे दे रहा है। जो डेप्रिसिएशन वो चार्ज करेगा, डेप्रिसिएशन ही इज गोइंग टू चार्ज एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन द बेसिस ऑफ रिटन डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। जो हायर परचेजर है, हायर परचेजर को कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आ गए हैं, प्रॉब्लम्स आ गई हैं, जिसकी वजह से उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तक तो पेमेंट की, लेकिन सेकंड इंस्टॉलमेंट पे नहीं की। देयर इज अ डिफॉल्ट एट द टाइम ऑफ सेकंड इंस्टॉलमेंट। आई जस्ट राइट आप लोगों के लिए यहाँ पर डिफॉल्ट एट सेकंड इंस्टॉलमेंट। सेकंड इंस्टॉलमेंट उसने पे नहीं की है, जिसकी वजह से जो हायर वेंडर है, हायर वेंडर ने सारे के सारे जो एसेट है, अब यहाँ तो एक ही मशीन है एक्चुअली में, वो पार्ट भी लेके जा सकता है, तो वो एसेट वापस लेके जा रहा है। अगर आपको मल्टीपल एसेट्स होंगे, तो आपको सिर्फ कैलकुलेशंस में मल्टीप्लाई कर देना फिगर्स को। यहाँ पे बाई चांस एक ही मशीन वाला क्वेश्चन है जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर है। नाउ कमिंग टू द सॉल्यूशन। अब इस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम क्या क्या चीजें कैलकुलेट कर सकते थे।
कैश प्राइस मुझे दिया हुआ था 5,60,000 रुपीज़ का। डाउन पेमेंट मैं कर रही थी 1,50,000 रुपीज़ की। थर्ड 3 इंस्टॉलमेंट्स में 4.5 लाख रुपए मैं दे रही हूँ। 1.5 लाख रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट्स थी। 3 इंस्टॉलमेंट्स जो मैं दे रही हूँ 4.5 लाख रुपए प्लस डाउन पेमेंट 1.5 लाख रुपए, यानी टोटल जो मैं पेमेंट कर रही हूँ टुवर्ड्स एज द हायर परचेज प्राइस, कैश प्राइस प्लस द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, वो आपका कैलकुलेट करके आ जाएगा 6 लाख रुपए। यहाँ इस क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे दिया हुआ नहीं है। एंड इफ यू डू रिमेंबर, हम लोगों ने इस तरह का कल एक क्वेश्चन किया था कि अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ नहीं होता है तो टोटल हमें अमाउंट इंटरेस्ट का पता चल जाता है, उसको हमें बाइफिकेट करना होता है प्रोपोर्शनेटली। तो वी हैव टू स्टार्ट विद द अमाउंट ऑफ हायर परचेज एंड कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ लायबिलिटी व्हिच इज ड्यू ड्यूरिंग ऑल दीज डिफरेंट ईयर्स, व्हिच इज इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट। तो हायर परचेज का ही जो अमाउंट है उससे हम देखते हैं। अगर इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, अदरवाइज अब हम कर भी रहे हैं। टोटल हायर परचेज प्राइस हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली थी 6 लाख रुपीस की। फिर गड़बड़ हो गई। 6 लाख रुपीस की, मैं एक सेकंड रुको, 6 लाख रुपीस की हायर परचेज प्राइस हम लोगों ने कैलकुलेट की है। और मुझे कैश प्राइस मुझे मालूम था जो दिया हुआ है क्वेश्चन में 5,60,000 रुपीस का, जिससे मुझे ये पता चल जाता है दोनों फिगर्स को कंपेयर करके कि व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट व्हिच आई एम गोइंग टू मेक पेमेंट फॉर ड्यूरिंग दीज 3 डिफरेंट ईयर्स। तो अभी शुरू में तो हम मान के चल रहे हैं कि सारी पेमेंट होएगी। तो यहाँ पर हायर परचेज प्राइस मुझे पता था 6 लाख रुपए है, कैश प्राइस मुझे मालूम है 5,60,000 है, तो टोटल इंटरेस्ट हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। तो दीज टू फिगर्स हैव बीन कैलकुलेटेड बाय अस, जो मैंने अभी वापस से डी शेड कर दिया है, ये हम दोनों ने कैलकुलेट किए हैं फिगर्स। तो टोटल इंटरेस्ट मुझे मालूम है 40,000 है 3 इंस्टॉलमेंट्स में जो मैं पेमेंट कर रही हूँ। अब मुझे इसको बाइफिकेट करना है, अलग अलग तोड़ के देखना है कि फर्स्ट ईयर में कितना था, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में कितना है, क्योंकि मुझे अकाउंट्स में ईयर वाइज दिखाना है। अब वील स्टार्ट विद दी हायर परचेज अमाउंट। तो जब भी आपको ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया होगा तो यू हैव टू कैलकुलेट द हायर परचेज प्राइस, you have to calculate the total amount of interest which is supposed to be paid, and you have to start calculating you have to start with the higher purchase price. तो अब हमने क्या किया है, हायर परचेज प्राइस जो टोटल 6 लाख रुपए था वहां से शुरू किया, जो हमें टोटल पैसे देने हैं विच इज इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट। फिर इसमें से मैंने डाउन पेमेंट निकाल दी 1.5 लाख रुपए की, क्योंकि उस पर तो इंटरेस्ट लगेगा नहीं, तो लायबिलिटी जो मेरी होगी उसी पे ही मुझे इंटरेस्ट देना है। डाउन पेमेंट तो मैंने अभी कर दिए, तो लायबिलिटी का मेरा अमाउंट है जो कम हो जाएगा। तो टोटल 6 लाख रुपए में से डाउन पेमेंट 1.5 लाख रुपए मैंने माइनस करके दिखाए। टोटल बैलेंस जो मेरा बचता है फर्स्ट ईयर के शुरू में, वो मेरा एट द एंड ऑफ विच इज, क्योंकि इंक्लूसिव है तो एट द एंड ऑफ द ईयर हो गया। लायबिलिटी ड्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इज 4,50,000 रुपीज विच इज इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट। इसमें से मैंने पहली इंस्टॉलमेंट देनी है 1.5 लाख रुपए की, वो भी इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट ही है मेरा। फिर सेकेंड ईयर के मेरी जो लायबिलिटी है वो कितनी है, 3 लाख रुपीज। 3 लाख रुपए में से फिर मैंने सेकंड इंस्टॉलमेंट में पे करूंगी, तो मेरी जो लायबिलिटी बचेगी थर्ड ईयर में वो बचेगी 1,50,000 रुपीज विच इज इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट विल बी ऑफ 1 लाख रुपीज और बैलेंस बच जाएगा निल। ये मैंने कैलकुलेशंस करी हैं, शीट बनाई है। इसमें से मुझे क्या चीज एक्सट्रैक्ट करनी है कि तीनों साल के एंड में जो मेरे लायबिलिटी का अमाउंट है, मेरी पेमेंट ड्यू है एट द एंड ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ईयर विच इज इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, वो मुझे देखना था। तो वो मेरे अमाउंट कितने कितने थे, 4.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए, जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। ये जो अमाउंट है, these three are the amounts, or you can say these are the liabilities at the end of first, second and third year, and these amounts are inclusive of interest. अब इंटरेस्ट में अगर टेक्निकली हम बात करें लॉजिकली, तो हमें ये वाली बात मालूम है कि जो लायबिलिटी मेरी सबसे पहले होती है, सबसे पहले साल में होगी, वो अमाउंट सबसे ज्यादा होगा, तो उस हिसाब से पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से रेट जो इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा वो भी फर्स्ट ईयर में सबसे ज्यादा होगा। फिर सेकंड ईयर में लायबिलिटी का अमाउंट कम हो जाएगा, तो इंटरेस्ट का अमाउंट भी उसके हिसाब से कम हो जाएगा। थर्ड ईयर में लायबिलिटी और कम हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट का अमाउंट भी कम हो जाएगा। तो जिस प्रोपोर्शन में अमाउंट मेरा लायबिलिटी का कम हो रहा है, उसी प्रोपोर्शन में मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट भी कम हो जाएगा। या आप ये कह सकते हो कि जिस प्रोपोर्शन में लायबिलिटी है उसी रेशो में, उसी प्रोपोर्शन में आपका इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा। तो ये 3 लायबिलिटी के अमाउंट मैंने देख लिए, 4,50,000 रुपीज, 3 लाख रुपीज एंड 1,50,000 रुपीज। इसकी हमें रेशो कैलकुलेट करनी है। तो रेशो जो भी होगी वही रेशो हमारी होती है इंटरेस्ट के अमाउंट में भी। तो ये रेशो जब आप कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी, यहाँ मैंने कैलकुलेट करके दिखा रखा है आप लोगों के लिए, 4,50,000, 3 लाख और 1,50,000 की जब रेशो कन्वर्ट करोगे तो आपके पास अमाउंट जो रेशो आएगी वो फिगर आएगी 3:1, 3:2:1। ये रेशो आई है जिस रेशो में या जिस प्रोपोर्शन में मेरे इंटरेस्ट का अमाउंट भी होगा। अब टोटल मुझे इंटरेस्ट का अमाउंट पता था तीनों साल का 40,000, उसमें से इसी रेशो में मैं तीनों साल में बांट दूंगी। तो 40,000 का 3/6
क्योंकि 3:2:1 मेरी है, तो पहले साल में क्या होगी 3/6, सेकंड में 2/6 और थर्ड में 1/6। ये मेरा प्रोपोर्शन है या रेशो है इंटरेस्ट के अमाउंट का। तो 40,000 को मैंने इसके हिसाब से तोड़ देना है। तो पहले साल में जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, 20,000 रुपए। कैसे आया, 40,000 इंटू 3/6, फिर 40,000 इंटू 2/6 जो अमाउंट आएगा 13,333, राउंड ऑफ कर रखा है, वो सेकेंड ईयर का अमाउंट आएगा। 40,000 इंटू 1/6 वो 6,667 अमाउंट आएगा इंटरेस्ट का थर्ड ईयर का। इस तरह से हमने जो टोटल अमाउंट था इंटरेस्ट का उसको बाइफिकेट किया हुआ है। आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद अब हमारे पास इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया है तीनों साल का, लायबिलिटी ड्यू मुझे मालूम है, कैलकुलेशंस अब मुझे अकाउंट्स बनाने। जब मैं अकाउंट्स बनाऊंगी तो सबसे पहले मैं मशीन अकाउंट बना रही हूँ। जो डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट क्योंकि सेकंड इंस्टॉलमेंट के टाइम पर है तो आपको सेकंड ईयर के हिसाब से अकाउंट्स बनाने, उसके बाद थर्ड ईयर का अकाउंट्स नहीं बनेंगे, सेकंड में डिफॉल्ट होके रिपोजिशन हो जाएगी। फर्स्ट ईयर में जब आप अकाउंट्स बनाओगे तो मशीन, अब इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर में अगर अकाउंट्स बना रही हूँ तो दो अकाउंट्स बनते हैं, एसेट अकाउंट और हायर वेंडर का अकाउंट। तो मशीन ऑन हायर परचेज सिस्टम अकाउंट और हायर वेंडर अकाउंट, ये दो अकाउंट्स हम बनाएंगे। तो फर्स्ट डे जब मैं हायर परचेजर हूँ, आप अपने आप को हायर परचेजर मान लीजिए। तो मैंने जब एसेट परचेज किया तो सेम एंट्री आएगी, जब एसेट परचेज किया तो मशीन ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। तो फर्स्ट एंट्री इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर मशीन अकाउंट में डेबिट साइड पे एंट्री आ जाएगी टू हायर वेंडर अकाउंट 5,60,000 रुपीज साइमल्टेनियसली। अब मैं आपको कुछ एंट्री साइमल्टेनियसली बता रही हूँ, कुछ आपको अकाउंट्स के हिसाब से बता दूंगी। ये आपकी अपनी प्रैक्टिस होगी, जब आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे कि आप किस तरह से अकाउंट्स को प्रिपेयर करोगे। नाउ दिस एंट्री वी हैव डिस्कस्ड, जो हम लोगों ने परचेज के टाइम पे की है, और ये सेम एंट्री हायर वेंडर के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे चली जाएगी। मशीन ऑन हायर परचेज सिस्टम अकाउंट क्रेडिट साइड पे 5,60,000 रुपीज। सेम डे मैंने डाउन पेमेंट की है, तो जब डाउन पेमेंट करूंगी तो वो कहाँ जाएगी, हायर वेंडर के अकाउंट में। लायबिलिटी जो मेरी थी वो कम हो जाएगी, तो लायबिलिटी कम हो जाएगी तो डेबिट साइड पे एंट्री आ जाएगी टू बैंक अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ डाउन पेमेंट ऑफ 1,50,000 रुपीज। तो एक एंट्री मेरी डेबिट साइड पे हायर वेंडर के अकाउंट में ये आ जाएगी। फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर के अगर मैं अकाउंट्स बात करूँ, क्योंकि फर्स्ट ईयर में कोई डिफॉल्ट था नहीं, सिंपल अकाउंट्स जैसे हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन में डिस्कस किया था ऐसे अकाउंट्स बनेंगे। तो मशीन अकाउंट पे डेप्रिसिएशन लगेगा, डेप्रिसिएशन हम चार्ज करके दिखा रहे हैं 10% पर एनम बुक वैल्यू के हिसाब से। तो यहाँ पर 10% किसके हिसाब से लगेगा, जो हमारी इस टाइम पे कॉस्ट या बुक वैल्यू जो भी आप क्योंकि इस टाइम पे परचेज की है 5,60,000 रुपीज का 10% विच इज 56,000 रुपीज, और बाकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 5,04,000 रुपीज। और फिर सेकंड ईयर का ओपनिंग बैलेंस मशीन अकाउंट में आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,04,000 रुपीज। ये मशीन का फर्स्ट ईयर का अकाउंट बनेगा। सेकेंड ईयर का अगर हम देखें, मशीन अकाउंट को ही अगर मैं आपको फिलहाल अगर बताऊं, सेकेंड इंस्टॉलमेंट हमने दी नहीं है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में वो मशीन वापस लेके जा रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि इंस्टॉलमेंट जब ड्यू होगी वो कब होगी, सबसे लास्ट में। तो इसका मतलब मशीन मैंने पूरे साल यूज की है लेकिन मैंने पैसे नहीं दिए थे, तो जो डेप्रिसिएशन होगा, डेप्रिसिएशन हम उस टाइम पे चार्ज कर देंगे क्योंकि यूज कर चुके हैं, और पूरे साल का डेप्रिसिएशन एंड में लगेगा। तो सेकंड ईयर में जब भी डिफॉल्ट है, अनटिल अनलेस की क्वेश्चन से इसकी अगर जिस ईयर में डिफॉल्ट है उस टाइम पे डेप्रिसिएशन नहीं दिखाना है, तब आप ऐसा नहीं करोगे, अदरवाइज सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन भी लगेगा। तो सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन विल बी 10% ऑन द बुक वैल्यू विच इज 5,04,000 रुपीज। तो 50,400 आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और अभी क्योंकि डिफॉल्ट है तो ये वाले जो बाद में जो अकाउंट्स हैं उसको हम रोक देते हैं अभी, अदरवाइज वो बैलेंस कैरी डाउन और डेप्रिसिएशन और इस तरह से अकाउंट्स आपके चलते रहते हैं। अब जो फर्स्ट ईयर का हायर वेंडर का अकाउंट है उसको हम देखते हैं। हमने अभी दो एंट्रीज की थी, एक जब मशीन हमने परचेज की थी तो हमने क्रेडिटर्स बना दिए थे हायर वेंडर को, तो क्रेडिट में एंट्री आ गई थी बाय मशीन ऑन हायर परचेज सिस्टम अकाउंट 5,60,000 रुपीज से, और बैंक जब में हमने डाउन पेमेंट की थी तो टू बैंक अकाउंट डाउन पेमेंट। अब इसके बाद जो फर्स्ट ईयर का एंड होगा, फर्स्ट ईयर के एंड में द लायबिलिटी टुवर्ड्स द इंटरेस्ट अमाउंट विल रेज। तो इंटरेस्ट का अमाउंट हमने कैलकुलेट किया था रेशो के हिसाब से, तो टोटल पहले साल का अमाउंट आया था 20,000 रुपए। ये मेरी लायबिलिटी और बढ़ गई इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट टुवर्ड्स द हायर वेंडर। क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे तो पहले साल में अमाउंट आएगा बाय इंटरेस्ट अमाउंट 20,000 रुपए हायर वेंडर के। और फिर मैंने पहली पेमेंट करी इंस्टॉलमेंट की, क्रेडिटर्स कम हो गए तो एंट्री क्या आएगी टू बैंक अकाउंट विद अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 1,50,000 रुपीज, और बाकी आपके पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी जो टोटल लायबिलिटी बची है 2,80,000 रुपीज की, जो आपका नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन सेकेंड ईयर में जो आएगा 2,80,000 रुपीज। फिर साल के एंड में अगर हमें पेमेंट करनी है इंस्टॉलमेंट की, उससे पहले इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा। इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का हमारा कैलकुलेट करके आया था 13,333 का, वो ड्यू होगा तो हम उसकी एंट्री क्या करेंगे, वेंडर के अकाउंट में डेबिट कर देंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट 13,333। अब यहाँ अगर मैं पेमेंट करी हुई होती
तो यहाँ पे एंट्री आती डेबिट साइड पे टू बैंक अकाउंट 1,50,000 रुपीज और बाकी बैलेंसिंग फिगर आ जाती। अब सेकेंड ईयर के एंड में जो मेरी टोटल लायबिलिटी है वो कितनी है, 2,80,000 प्लस 13,333 जो इंटरेस्ट का अमाउंट है, यानी 2,93,333 मेरी टोटल लायबिलिटी थी सेकेंड ईयर के एंड में जो मैंने पेमेंट नहीं की। अब जब मैंने पेमेंट नहीं की, डिफॉल्ट हुआ, तो उस टाइम पे हायर वेंडर ने मशीन मुझसे वापस ले ली। अब उस टाइम पर जो भी लायबिलिटी है टुवर्ड्स हायर वेंडर वो कितनी है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, 2,93,333 की। उसके बदले में वो मुझसे मशीन लेके जा रहा है। मेरी बुक्स में मशीन की कीमत अलग आएगी, उसके हिसाब से वो जो लायबिलिटी है मेरी अभी रिमेनिंग उसके अगेंस्ट में वो मुझसे मशीन वापस लेके जा रहा है। तो इन केस जिस ईयर में डिफॉल्ट की सिचुएशन है, फुल रिपोजेशन अगर है, तो आपको पहले हायर वेंडर के अकाउंट को क्लोज करना है। आपको ये चेक करना है कि टोटल लायबिलिटी कितनी है। जैसे इस क्वेश्चन में 2,93,333 है, उसके अगेंस्ट इसमें वो मेरी मशीन लेके जा रहा है। इसका मतलब उसके हिसाब से मशीन की बुक वैल्यू 2,93,333 की है, उस पे वो मुझसे लेके जा रहा है। क्वेश्चन में कोई और इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो उसके हिसाब से यही जो लायबिलिटी है that will be taken as the value he is quoting for that particular machine he is taking or he is repossessing। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब वो मशीन वापस लेके जाएगा तो हमें एंट्रीज क्लोज करनी पड़ेंगी, रिवर्स करनी पड़ेंगी। तो हमारे पास जब मशीन वापस चली जाएगी, लायबिलिटी मेरी खत्म हो जाएगी, तो क्रेडिटर्स को डेबिट करूंगी और मशीन को क्रेडिट करूंगी। तो एंट्री क्या होगी, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, यानी टू मशीन ऑन हायर परचेज सिस्टम अकाउंट। तो अकाउंट्स जो हम क्लोज करेंगे वो हम सबसे पहले हायर वेंडर के अकाउंट को क्लोज करते हैं विद टोटल अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इन केस ऑफ डिफॉल्ट एंड फुल रिपोजेशन। तो टोटल कितनी थी, 2,93,333 और अमाउंट मेरा कहाँ चला जाएगा, मशीन अकाउंट में। तो टू मशीन ऑन हायर परचेज सिस्टम अकाउंट, यानी इसके बदले में मैंने पैसे थोड़े ना दिए, उसके बदले में वो वापस मशीन लेके जा रहा है। तो टोटल अमाउंट मशीन अकाउंट में एडजस्ट हो जाएगा। अब ये अमाउंट कहाँ गया, 2,93,333 मशीन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जितनी कीमत पे वो मुझसे लेके जा रहा है। मेरी बुक्स में बुक वैल्यू कितनी है मशीन की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। वो अपनी लायबिलिटी जो थी, वो तो ये कहेगा मुझे इतने पैसे दे दो, मशीन की वैल्यू चाहे आप 1 करोड़ रुपए दिखा के रखो। तो उसने ये वाला जो अमाउंट बैलेंसिंग जो लायबिलिटी थी वो ना मिलने के कारण डिफॉल्ट हुआ और वो मुझसे मशीन वापस ले गया। तो उसके हिसाब से द वैल्यू वाज 2,93,333। तो मशीन अकाउंट में भी क्रेडिट साइड पे एंट्री आ जाएगी, बाय हायर वेंडर्स अकाउंट गुड्स रिपोजेस्ड 2,93,333। अब यहाँ पर क्योंकि मेरे बुक्स में मेरे अकाउंट्स के हिसाब से जो बुक वैल्यू थी मशीन की वो बहुत ज्यादा थी, 4 लाख कुछ थी, और इसने 2,93,333 में उसको सेट किया। तो बाकी रिमेनिंग जो अमाउंट होगा वो मेरे लिए नुकसान हो गया। तो दिस इज basically the loss which I have incurred indirectly, you can say, when the goods have been repossessed. Just give me a moment, please. Okay, sorry for this interruption. Okay, and now the जो balancing figure होगा machine account में, asset account में, it will be ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि वो मेरे हिसाब से बुक वैल्यू ज्यादा थी, उसने अपनी लायबिलिटी के हिसाब से एडजस्ट करके अमाउंट ले गया है। तो बाकी अमाउंट जो मेरे लिए है वो मेरे लिए नुकसान है, तो इट विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कुछ कई बार ऐसी सिचुएशन आपको मिल सकते हैं क्वेश्चन में कि जो बुक वैल्यू है मेरी बुक्स में एसेट की वो कंपैरेटिवली कम है, और जो हायर वेंडर ने चार्ज कोट की है अमाउंट वो ज्यादा हो जाता है। हो सकता है अगले क्वेश्चन में शायद इस तरह की सिचुएशन आपको मिल जाएगी। जरूरी नहीं कि हमेशा नुकसान ही होगा। अब जैसे यहाँ पर क्या था, यहाँ पे फुल रिपोजेशन था। अगर पार्शियल रिपोजेशन है पर्टिकुलरली, उस केस में क्या है कि जो मैं हायर परचेजर हूँ, मैंने अपनी बुक्स में जो बुक वैल्यू दिखा रखी है उस पर डेप्रिसिएशन दिखा रखा है 10% बुक वैल्यू के हिसाब से। हो सकता है हायर वेंडर ये कहे कि जो मैं कैलकुलेशन करूंगा अमाउंट जिसपे मैं मशीन को वापस ले रहा हूँ, गुड्स रिपोजेस कर रहा हूँ, उसमें मैं डेप्रिसिएशन 5% का दिखाऊंगा स्ट्रेट लाइन के हिसाब से या रिटर्न डाउन के हिसाब से। तो इट कैन बी सिचुएशन लाइक दिस। तो दोनों में वैल्यू में फर्क आ सकता है। तो whatever the situation will be, you may have a difference, and the difference has to be transferred to profit and loss account। तो वो प्रॉफिट भी हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, या वो नुकसान भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको नुकसान है 1,60,267 रुपीज का, which is to be transferred in the profit and loss account of the hire purchaser account, and this is how machine account and the hire vendor account in the books of hire purchaser account are being prepared। इसके बाद
हम लोग अकाउंट्स बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर जब हम अकाउंट्स बनाते हैं, स्नेहल, मेरे हिसाब से मेरी स्क्रीन ब्लर नहीं होगी, आप जूम करके देख लीजिए। अगर फिर भी आप लोगों को किसी को भी क्लियरली विजिबल नहीं है तो जस्ट कंफर्म मी। हो सकता है कि आपके यहाँ वो नेटवर्क इशू की वजह से ब्लर हो, और अगर आप सभी को ही वो ब्लर दिख रही है तो जस्ट गिव अ मैसेज इन द चैट बॉक्स कि सभी के लिए ही वो ब्लर है, क्योंकि मेरे पास से कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई दे रही कि वो ब्लर है। यहाँ से ओके दिख रही है मुझको, तो जस्ट कंफर्म वेदर द स्क्रीन इज clear or some problem is there. Okay, now coming to the accounts in the books of hire vendor, तो हम हायर परचेजर का अकाउंट बनाते हैं। जिस टाइम पर उसने सेल्स की है हायर वेंडर ने, तो हम क्या करेंगे, हायर परचेजर के अकाउंट जब बना रहे हैं तो सबसे पहले हमारी एंट्री क्या होती है डेबिट साइड पे, टू सेल्स ऑन हायर परचेज सिस्टम अकाउंट विद टोटल अमाउंट ऑफ कैश प्राइस 5,60,000 रुपीज। ये हमने एंट्री सबसे पहली एंट्री की। फिर उसके बाद वो डाउन पेमेंट कर रहा है 1.5 लाख रुपए की। 1.5 लाख रुपए की जब पेमेंट करेगा, ओके, थैंक्स नेहल। जब डाउन पेमेंट वो करेगा तो उसमें जो लैब जो उसकी डेटर्स हैं वो कम हो जाएंगे। डेटर्स कम हो जाएंगे तो हम क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे बाय बैंक अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ डाउन पेमेंट ऑफ 1,50,000 रुपीज के फर्स्ट ईयर के हिसाब से। फिर साल के एंड में, फर्स्ट ईयर के एंड में 20,000 रुपीज की मेरी लायबिलिटी रेज हुई, तो वो उसके लिए तो डेटर्स थे, हायर वेंडर के लिए वो डेटर्स थे, जो डेटर्स बढ़ जाएंगे विद द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू फॉर फर्स्ट ईयर 20,000 रुपए का। तो डेटर्स बढ़ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हायर परचेजर के अकाउंट को डेबिट करेंगे विद अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 20,000 रुपीज, तो टू इंटरेस्ट अकाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर 20,000 रुपीज। फिर फर्स्ट ईयर के एंड में हम लोग पहली इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, तो बाय बैंक अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 1,50,000 रुपीज, और बाकी बैलेंस बचता है 2,80,000 रुपीज का लायबिलिटी का, सेकंड ईयर में जो ट्रांसफर होगी। सेकंड ईयर में ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,80,000 रुपीज जो मेरी लायबिलिटी है। फिर सेकंड ईयर के लास्ट में liability increase हो जाएगी with the amount of second year's interest, which is 13,333 in this question. तो टू इंटरेस्ट अकाउंट 13,333। ये टोटल लायबिलिटी, अब आपका अमाउंट सेम आना चाहिए हायर वेंडर में भी और हायर परचेजर में भी। तो टोटल लायबिलिटी जो थी मेरी, जो आपके लिए डेटर्स थे, वो कितने थे, 2,93,333 रुपीज की। आप मान के चलिए कि आप अब हायर वेंडर हैं, मैं हायर परचेजर हूँ, तो आपके लिए मेरी लायबिलिटी है कि मैं आपको पैसे दूंगी। तो मेरे जब अकाउंट्स आप बना रहे हो तो मैं आपके डेटर हूँ। अब मैंने आपको पैसे देने थे 2,93,333 के, जो मैंने नहीं दिए, उसके बदले में आपने क्या किया, आप मेरे पास से मशीन वापस ले गए हैं। तो डेटर्स का अकाउंट क्लोज करोगे और उसके बदले में आपने मुझसे मशीन ले ली है। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं, पहले मैं वो बता रही हूँ। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जैसे जब आपने मुझे एसेट दिया था, कोई चीज बेची थी, तब आपने मशीन अकाउंट दिखाया था, मशीन ऑन हायर परचेज सिस्टम अकाउंट। अब गुड्स जब डिफॉल्ट होता है और गुड्स आप रीपोजेस कर लेते हो, उस टाइम पे हमारा एक नया अकाउंट बनता है विच इज नोन एज गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट। क्यों? क्योंकि जो एसेट है वो मेरे लिए एसेट था जब मैंने परचेज किया था इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। तो ये आप चीज डिफरेंशिएट समझ लीजिएगा कि इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर अगर मैं अकाउंट बना रही थी तब मैंने एसेट अकाउंट दिखाया था। इन रश्मि, आपने क्वेश्चन लिखा है कि लास्ट वाला अमाउंट समझ में नहीं आया। जस्ट कंफर्म मी कि लास्ट वाला अमाउंट आप कौन सा मुझे बोल रहे हो, कि कौन सा अमाउंट पर्टिकुलरली आप मेंशन कर दो अमाउंट की फिगर, क्योंकि मैं क्वेश्चन समझा रही थी तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि व्हिच पॉइंट यू आर आस्किंग अबाउट। ओके, व्हेन द हायर वेंडर इज गोइंग टू रीपोजेस द गुड्स, अब है इसमें जो आपको समझना है, जब वो रीपोजेस करेगा तो उस टाइम पे एक चीज तो ये है आपको ध्यान रखने की कि वो अकाउंट्स एक नए बनते हैं, एक नया अकाउंट बनेगा विच इज नोन एज गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट। उसका लॉजिक क्या है, इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, अगर आप हायर वेंडर हो, अज्यूम योरसेल्फ टू बी हायर वेंडर, आपका क्या काम है, आप मशीन्स में अगर मान लीजिए डील कर रहे हो, आपके लिए मशीन एसेट नहीं है। इन द सेंस कि एसेट नहीं है का मतलब है कि उसको आप अपने लिए यूज नहीं कर रहे हो। वो एसेट कैसे है, वो आपके लिए स्टॉक है जो आप बेच रहे हो, किराए पे दे रहे हो और उससे पैसा कमा रहे हो। तो वो एसेट होकर, मतलब जो एसेट नहीं है, वो एसेट इसलिए नहीं है क्योंकि वो आप खुद यूज नहीं कर रहे हो, तो फिक्स एसेट नहीं है वो। मशीन के लिए हम जैसे कहते हैं कि मशीन फिक्स एसेट है, तो वो मशीन आपके लिए फिक्स एसेट नहीं होगा एज हायर वेंडर, आपके लिए वो स्टॉक है। तो एसेट है लेकिन स्टॉक की फॉर्म में है, फिक्स्ड एसेट के फॉर्म में नहीं है। मैं अगर हायर परचेजर हूं और मैंने वो एसेट परचेज किया है उसको बिजनेस में यूज करने के लिए, मैं मशीन को यूज करके कोई प्रोडक्ट
बना रही हूँ तो वो मेरे लिए फिक्स्ड एसेट है, स्टॉक नहीं है। तो स्टॉक और फिक्स्ड एसेट में फर्क क्या होगा कि मैं तो मशीन को यूज करके प्रोडक्शन कर रही हूँ और फिर आगे प्रोडक्ट को बेच रही हूँ। आप उस मशीन में डील कर रहे हो, आप उस मशीन को बेच रहे हो, किराए पे दे रहे हो, तो वो आपके लिए एक स्टॉक है, फिनिश्ड गुड्स है, जिसमें आपका बिजनेस है, उसको आप खुद अपने लिए यूज नहीं कर रहे हो। इसीलिए आपने ध्यान दिया हो अगर कि जब भी हम अकाउंट्स बना रहे हैं इन द बुक्स ऑफ हायर परचेज, तो वहां तो मैंने मशीन अकाउंट दिखाया है, दोनों अकाउंट्स में मशीन ऑन हायर परचेज सिस्टम अकाउंट लिखा है, क्योंकि उसके लिए वो फिक्स्ड एसेट है, बिकॉज ही इज गोइंग टू यूज इट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग पर्पस। लेकिन इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर जो मैंने पहले अकाउंट में एंट्री की थी, वो सेल्स की थी। स्टॉक बेचोगे तो सेल्स से एंट्री आएगी, मशीन अकाउंट नहीं दिखाया था मैंने वहां पर। ये चीज आप लोगों ने नोट की है अगर, तो किसी का क्योंकि कोई क्वेश्चन नहीं था तो मैंने पिन पॉइंट करके आपको बता दिया है कि मेरे लिए वो स्टॉक है, आपके लिए वो स्टॉक है, क्योंकि हम उसको बेच रहे हैं। मैं अगर हायर परचेजर हूं तो मैं उस मशीन को यूज करूंगी तो वो मेरे लिए फिक्स्ड एसेट है। तो अब क्योंकि डिफॉल्ट है, अब हम अकाउंट्स बना रहे हैं इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, तो कुछ स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि आप जब अकाउंट्स क्लोज करोगे विद द अमाउंट ऑफ 2,93,333, वो ये कहते हैं मशीन आई है मेरे पास, अब आप मान के चलो आप हायर वेंडर हो, आपने मुझसे मशीन वापस ले ली, तो आप जब बुक्स बना रहे हो तो आपके पास तो स्टॉक वापस आया है, मशीन है मगर मशीन आपके लिए स्टॉक है, इट्स नॉट फिक्स्ड एसेट, तो आप मशीन अकाउंट नहीं दिखाओगे। व्हेन द गुड्स आर बीइंग रीपोजेस्ड बाय द हायर वेंडर, तो उसके लिए वो एक नया अकाउंट बनाता है गुड्स रीपोजेस्ड का। मेरे लिए वो गुड्स थे, मेरे लिए वो स्टॉक था, तो मैं उसको स्टॉक में ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि स्टॉक मेरे लिए वो फ्रेश स्टॉक बाकी सारे थे, इसके लिए मैंने एक अलग अकाउंट बना दिया, क्योंकि सेकंड हैंड स्टॉक वापस मेरे पास आया, यूज किया हुआ स्टॉक वापस आया, मैंने उसको रीपोजेस कर दिया, तो उसके लिए मैंने एक अलग अकाउंट बना दिया है which is known as goods repossessed account। तो टोटल अमाउंट मेरा 2,93,333 का अमाउंट कहाँ चला जाएगा, एक नए अकाउंट में which is known as goods repossessed account। तो हायर परचेजर का अकाउंट क्लोज हो जाएगा और एक नया अकाउंट बन जाएगा which is known as goods repossessed account। तो वहां पर आपके ये डेबिट साइड पे एंट्री चली जाएगी टू हायर परचेजर अकाउंट 2,93,333 रुपीज। आई होप यहाँ तक अब आप लोगों को क्लियर है। इसके बाद क्या होता है, जब आप क्वेश्चन बुक्स में से देखोगे तो हो सकता है कि अब जो पार्ट में डिस्कस करने वाली हूँ वो क्वेश्चन का पार्ट बुक्स में नहीं मिलेगा आपको, ये एडिशन मैंने किया समझाने के लिए कॉन्सेप्ट, जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से हम सोल्यूशन कर चुके हैं पूरा, ये एडिशन आपको समझा रही हूँ। जब हायर वेंडर गुड्स को रिपोजेस कर लेता है तो उसका करेगा क्या, उसके लिए जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि वो स्टॉक है। Okay, Rashmi, you are asking for the amount of 2,93,333. Let me explain this first, और फिर मैं आपको गुड्स रिपोजेस का बताऊंगी। देखो, हायर परचेजर के सेकेंड ईयर की जो आप हायर वेंडर हो, मैं हायर परचेजर हूँ, मुझे आपको पैसे देने थे। सेकेंड ईयर में जो टोटल लायबिलिटी थी मेरी वो 2,80,000 थी। इसका मतलब मैं तो आपके लिए डेटर थी। आप अपने बुक्स में जब दिखाओगे सेकेंड ईयर में डेटर्स के फॉर्म में मुझे हायर परचेजर को, तो टोटल अमाउंट कितना है शुरू में 2,80,000 रुपीज, लास्ट में उस पर इंटरेस्ट और लगेगा लायबिलिटी पे। वो इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का कितना था जो हमने कैलकुलेट किया था, वो हमने कैलकुलेट किया था 13,333। यहाँ कैलकुलेशन की हुई हमने ये सारी। आई होप कि अभी ये आपको अमाउंट क्लियर है। सोनू, अभी गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट में मत जाओ, क्योंकि वो मैंने आप लोगों को वो नहीं किया है अभी डिस्कस करूंगी, उसके बाद आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। किसी स्टूडेंट ने लिखा है कि उसको एक्सेल की शीट दिख नहीं रही है, आई डोंट नो, बाकी सबने तो ऐसा नहीं लिखा है। आप एक बार अपना स्क्रीन को स्क्रॉल करके देख लो कि मैंने मेरे हिसाब से मैंने शीट को शेयर किया हुआ है। ओके, रश्मि, जो आपका क्वेश्चन था सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट का अमाउंट था वो 13,333 रुपीज का था, और लायबिलिटी जो शुरू में थी सेकंड ईयर की वो थी 2,83,000 रुपीज की। तो टोटल जो लायबिलिटी है मेरी एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर वो कितनी है, 2,93,333 रुपीज, जो मैंने दिए नहीं है। उसमें से मैं देती कितने, 1.5 लाख रुपए देती सेकंड इंस्टॉलमेंट के, जो मैंने दिए नहीं है। उस टाइम पे वो रिपोजेस कर रहा है, तो टोटल लायबिलिटी से ही वो रिपोजेस करेगा। तो इसलिए टोटल अमाउंट जो आएगा गुड्स रिपोजेस में दैट विल बी 2,93,333 रुपीज। अब आते हैं हम गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट पे। गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट में पहली एंट्री तो हमारी आती है 2,93,333 टू हायर परचेजर अकाउंट। अब यहाँ पे क्या है, ये एंट्री आप एक बार को मान लीजिए नहीं है, ये भी आप मान लीजिए कि नहीं। पहली एंट्री आई गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट में हायर परचेज अकाउंट 2,93,333 गिवन क्वेश्चन के हिसाब से। अब मैं आपको जो क्वेश्चन था उसमें एडिशंस कर रही हूँ। अगर आपने बुक में क्वेश्चन देखा है या जो मैंने क्वेश्चन शुरू में शेयर किया था जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, सॉरी स्क्रीन पे आपको दिख रहा था क्वेश्चन, उसमें अब एडिशंस कर रही हूँ मैं, क्वेश्चन से हटकर चेंजेस कर रही हूँ। अब जो सिचुएशन है, जो हायर वेंडर है
आप हायर वेंडर हो, आप मशीन वापस ले गए। अब वो आप उस मशीन का करोगे क्या? वो मशीन आपके लिए है क्या? वो मशीन आपके लिए स्टॉक है। जो मैं आपको समझा रही थी, बेसिकली वो क्या चीज़ समझा रही थी कि जो सॉरी हायर वेंडर ने मशीन वापस ली है, जो आप मुझसे मशीन वापस लेके चले गए हो, उस मशीन का आप क्या करने वाले हो? वो आपके लिए फिक्स्ड एसेट नहीं है। उस मशीन का यूज़ आपके लिए कुछ नहीं है। आपको उस मशीन को यूज़ करके कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करना है। आप उस मशीन में डील करते हो, वो मशीन लोगों को मार्केट में बेचते हो, कंपनीज़ को बेचते हो, तो वो आपके लिए स्टॉक है। आपके पास स्टॉक वापस आया है। उसको मैंने अकाउंट्स में कहाँ ट्रांसफर करा है? गुड्स रिपोजिस्ट में। है तो वो स्टॉक ही। जब वो स्टॉक है, तो मुझे उसको वापस से बेचना है। मैं उसको रख के खराब तो नहीं करने वाली हूँ। पैसा अपना डुबोऊँगी नहीं। मेरे लिए आज उसकी कीमत कितनी है? 2,93,333 रुपीज़। शुरू में कुछ थी, उसमें से कुछ पैसे मुझे मिल चुके हैं। 1 सेकंड रुको प्लीज़। ओके जो उसकी शुरू में बुक वैल्यू जो प्राइसिंग थी वो कितनी थी? 5,60,000 उसमें से उसको कुछ मिल भी चुके। डाउन पेमेंट के, पहले इंस्टॉलमेंट के, पहले साल का इंटरेस्ट का अमाउंट भी मिल चुका था। सेकंड ईयर में कुछ नहीं मिला। उसके हिसाब से उसकी जो कीमत अब रह गई थी, हायर वेंडर के हिसाब से 2,93,333 उसको और मिल जाते, तो वो मशीन हायर परचेज़र को दे देता। आज उसके हिसाब से उसकी कीमत 2,93,333 रुपीज़ की है, हायर वेंडर के हिसाब से, जिस पर वो वापस लेकर आया। अब उस मशीन को वो रखेगा नहीं, वो उसके लिए स्टॉक है, उसको वापस से बेचेगा किसी ना किसी को। अब मार्केट में जब उसको बेचना है, तो हो सकता है कि जब वो मशीन वापस लेकर आ रहा है, क्योंकि वो मशीन यूज़ की हुई है, ही मे नीड टू मेक पेमेंट टुवर्ड्स द रिपेयर। हो सकता है उसको उसकी कंडीशन ठीक करने में, उसको पेंट करके उसकी लुक है, लुक चेंज करने के लिए ही इज़ रिक्वायर्ड टू मेक सम काइंड ऑफ पेमेंट, ताकि उसको वो ठीक-ठाक करके मार्केट में बेच दे। अब मैं ये अज़्यूम कर रही हूँ कि जो वो मार्केट में बेच रहा है, उस टाइम पर उससे पहले उस पे वो ₹5,000 खर्च करता है उसके रिपेयर्स के लिए। जब भी हम मशीन सेकंड हैंड मशीन, अब एक तरीके से वो सेकंड हैंड मशीन हो गई, उसकी कंडीशन ठीक करने के लिए, उसपे डेंटिंग पेंटिंग करने के लिए, इफ आई एम स्पेंडिंग ₹5,000 तो दैट विल एड टू द कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर मशीन। जब मशीन की कॉस्ट ऐड हो जाएगी, तो वो मैं कहाँ दिखाऊँगी अकाउंट्स में? गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट में, क्योंकि वहीं पर ही मैंने कॉस्ट दिखाई हुई है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इन केस सच काइंड ऑफ सिचुएशन इज़ गिवन टू यू दैट ही हैज़ स्पेंट ₹5,000 for the repairs of that machine, that will add to the cost. तो goods repossessed account में डेबिट साइड पे एंट्री आ जाएगी टू बैंक अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ रिपेयर्स ऑफ ₹5,000। तो अब टोटल जो उसके लिए कीमत होगी आज उस मशीन की, मेरे हिसाब से हायर वेंडर के हिसाब से वो 2,93,333 ना रहकर ₹5,000 और बढ़ गई है, तो इट विल बी 2,98,333 रुपीज। अब उसको वो मार्केट में बेचता है। मार्केट में उसने बेचा 4 लाख रुपए पे। 4 लाख रुपए पे बेचेगा तो ये अकाउंट्स क्लोज हो जाएँगे। जब गुड्स रिपोजेस को मैं बेच रही हूँ, तो पैसा मेरे पास आ जाएगा और ये मेरे पास से गुड्स चले जाएँगे। तो मैं यहाँ पे एंट्री करूँगी बाय बैंक अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ सेल्स। ये मैं आपके लिए लिख रही हूँ कि सेल्स, ताकि आपको ध्यान रहे कि आपने कौन-सी एंट्री की है। मान लीजिए ये आपने बेची है 4 लाख रुपए पे। क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन है मान लीजिए। तो अब जो उसकी कीमत आपके हिसाब से थी वो 2,98,333 की थी। बेचा मैंने 4 लाख रुपए पे। सॉरी। इसका मतलब बाकी मेरे लिए प्रॉफिट की सिचुएशन हो। मैंने एक्स्ट्रा पे बेच दिया है। सॉरी, बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट होगा दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मुझे फायदा हुआ था, तो कितने का? 4 लाख माइनस 2,98,333 रुपीज, यानी 1,0667 का मुझे फायदा हुआ इस मशीन को बेचकर। दिस इज हाउ, इन केस दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो गिवन टू यू, कि आपने उसमें रिपेयर्स के लिए, डेंटिंग पेंटिंग के लिए कोई पैसा खर्च किया है, उसकी कंडीशन ठीक करने के लिए खर्च किया है, तो दैट विल ऐड टू द कॉस्ट। और फिर आप जब उसको बेच दोगे तो आप बैंक अकाउंट से उसकी एंट्री करके दिखा दोगे, क्योंकि पैसे आपके पास आ गए हैं। जो भी रिमेनिंग बैलेंस होगा, ईदर प्रॉफिट और लॉस, इट विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस सिचुएशन में मैंने मान के चला कि 4 लाख में बेची है तो प्रॉफिट हुआ। मैं हो सकता है मैं कह दूं कि 2.5 लाख रुपए में बेची उसने किसी भी रीजन से, तो उसको नुकसान होगा। तो क्रेडिट साइड पे जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी वो नुकसान की आ जाएगी, विच विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई होप कि ये डिफॉल्ट की सिचुएशन, फुल रिपोजेशन की सिचुएशन और गुड्स रिपोजेस को बेच देते हैं, तो वो वाला जो मेन कॉन्सेप्ट था वो मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दिया आप लोगों के साथ। आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर है।
सोनू, जब आपका क्वेश्चन था कि गुड्स रिपोजेस में 5 लाख का अमाउंट कहाँ से आया है, आई होप कि अब आपका ये क्वेश्चन क्लियर है, क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन को ऐड कर दिया है क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन। जो गिवन क्वेश्चन बुक में है उसमें ये सब चीजें नहीं थी। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको इसी क्वेश्चन में बता दिया है कि in case there is a repossession of the goods and you spend some amount for its repairs and you resell that asset in the market, तो ये मैंने अमाउंट अपने आप से अज्यूम करके आपको कॉन्सेप्ट समझाया है। आई होप कि ये अभी आप लोगों को क्लियर है। Now we have 15 minutes. Okay, I'll try to finish one more question, which is basically the default situation of and the partial repossession is there. अभी हमने जो किया वो डिफॉल्ट में फुल रिपोजेशन किया था। अब क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है वो आपको इन्फॉर्मेशन, ओके, विल डू दिस क्वेश्चन ओनली। यू हैव द हायर परचेजर हैज टेकन 4 cars on hire purchase system. The cash price of each car is 52,500. Now this is जो टोटल मैंने लिखा हुआ है 52,500, ये एक कार का है। तो 4 कार के लिए अगर मैं बात करूंगी तो टोटल मल्टीप्लाई कर दोगे इसको 4 से, तो यू विल गेट द टोटल अमाउंट ऑफ 4 cars, which is 2,10,000 rupees. हायर परचेज प्राइस जो आपको दिया हुआ है वो 2,40,000 रुपीज का दिया हुआ है। तो अब इन दो फिगर से मैं ये चीज बता सकती हूँ बड़े आराम से कि टोटल जो कैश प्राइस थी 4 कार की वो 2,10,000 रुपए थी। हायर परचेज प्राइस जो टोटल था वो 2,40,000 था। डिफरेंस कितना है? 30,000 का। जो डिफरेंस होगा कैश प्राइस और हायर परचेज प्राइस में, दैट will give you the total amount of interest which is supposed to be paid for during all the installments amount. तो ये हमने कैलकुलेट किया। तो इंटरेस्ट का अमाउंट मैंने हाईलाइट करके आपको यहाँ पे लिख के दिखा रखा है। ये हम लोगों ने क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन से कैलकुलेट किया है। ओके, जो डाउन पेमेंट है, डाउन पेमेंट हायर परचेजर दे रहा है 60,000 रुपीज की, और बाकी वो अमाउंट देगा 60,000 की 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में। स्ट्रेट लाइन के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाएगा हायर परचेजर 10% के हिसाब से। फिर क्वेश्चन आपको ये कहता है कि उसने डाउन पेमेंट की, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी, लेकिन सेकंड इंस्टॉलमेंट के टाइम पर उसने डिफॉल्ट किया, और उस टाइम पर जो हायर वेंडर है उसने, अब गाड़ियां कितनी थी? 4 की बजाय उसने जो रिपोजेशन किया दैट वाज पार्शियल रिपोजेशन एंड ही रिपोजेस्ड 3 कार्स। एक गाड़ी छोड़ दी, 3 गाड़ियां वो वापस ले गया। और उसमें जब वो अब जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो आपको क्वेश्चन में यहाँ पे एक अलग से इंफॉर्मेशन दी हुई है जो आपको ये कह रहा है कि जो हायर वेंडर है जब वो कार रिपोजेस कर रहा है, 3 कार रिपोजेस कर रहा है, उस टाइम पे जब वो कैलकुलेशंस करेगा वैल्यू की कि कितनी वैल्यू होनी चाहिए उन 3 गाड़ियों की, उसके हिसाब से वो डेप्रिसिएशन चार्ज करके दिखा रहा है 20% रिटर्न डाउन के हिसाब से। तो अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आपके लिए आ गया। एक हायर परचेजर जब एसेट लेके जा रहा है, यूज कर रहा है, तो वो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है। वो डेप्रिसिएशन चार्ज करके अपनी बुक्स में दिखा रहा है 10% स्ट्रेट लाइन के हिसाब से, यानी कॉस्ट प्राइस पे। लेकिन जब डिफॉल्ट हो रहा है, पार्शियल रिपोजेशन हो रहा है, तो जो हायर वेंडर है उसकी जो टोटल लायबिलिटी है, उस टाइम पे जब वो 3 कार रिपोजेस कर रहा है, उसकी कीमत वो भी तो लगाएगा ना। मैंने अगर कहा ये 4 लाख रुपए के थोड़े ना ऐसे मान लेगा वो भी, तो उसने उसकी कीमत लगाने के लिए गाड़ियों की, 3 गाड़ियों की, तो उसने जो डेप्रिसिएशन लगाया उसने 20% रिटर्न डाउन के हिसाब से लगाया। तो आपको वो भी कैलकुलेशन यहाँ पर करनी है। उसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो ये दी हुई है कि जब गुड्स रिपोजेस कर रहा है, वो 3 कार रिपोजेस कर रहा है, उस पे उसने 3600 रुपीज के रिपेयर के लिए पैसे खर्च किए, और उनमें से 3 गाड़ियां जो लेके गया उनमें से 2 गाड़ियां उसने 80,000 रुपए में बेच दी हैं। दिस इज द होल इन्फॉर्मेशन विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब इसमें इंटरेस्ट के अमाउंट को छोड़ के जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये सारा का सारा आपकी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको क्वेश्चन में दी हुई है। ये इंटरेस्ट का अमाउंट हमने यहाँ पे हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस के हिसाब से खुद कैलकुलेट करके देखा था। कमिंग टू द सॉल्यूशन नाउ, सबसे पहले हम वही फॉर्मेट में कैलकुलेशंस करेंगे। अब यहाँ पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे पता नहीं है, तो वी हैव टू स्टार्ट विद द हायर परचेज प्राइस। ये आई होप कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट सारे क्लियर थे, तो ये आई जस्ट स्किप ऑल, मतलब मैं बहुत जल्दी करा देती हूँ सो दैट जो पार्शियल रिपोजेशन की एंट्रीज हैं उस पर मैं फोकस कर पाऊँ, क्योंकि अभी सिर्फ 10 ही मिनट हमारे पास इस लेक्चर के बचे हैं। आई डोंट वांट टू लीव दिस क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट क्लास। ओके, हायर परचेज प्राइस कितना था टोटल? 2,40,000 रुपीज का। अब यहाँ सारी कैलकुलेशंस 4 गाड़ियों के लिए चलेगी। 2,40,000 में से डाउन पेमेंट की 60,000 रुपए की, ये हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। बाकी बैलेंस बचा फर्स्ट ईयर के लायबिलिटी 1,80,000 रुपीज की, जिसमें से 60,000 की पहली इंस्टॉलमेंट हम देंगे, तो 1,20,000 बैलेंस बचेगा सेकंड ईयर का। सेकंड ईयर की इंस्टॉलमेंट दी हमने 60,000 की। थर्ड ईयर का बैलेंस बचेगा 60,000। 60,000 हम फिर वापस ओके यहाँ पे एक 60,000 रुपीज हम थर्ड इंस्टॉलमेंट अगर देंगे तो बैलेंस हमारा बचेगा निल। अब यहाँ से जो 3 अमाउंट हमें रेशो के देखने थे, रेशो कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था, तो तीनों साल की जो लायबिलिटी थी वो हमें देखनी थी। वो अमाउंट हमारे आए 1,80,000, 1,20,000 एंड 60,000। रेशो हमने कैलकुलेट की
लायबिलिटीज के बेसिस पर, तो हमें रेशो मिली 3:2:1 की रेशो। इसी रेशो में हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट भी होगा। इंटरेस्ट का अमाउंट हमें मालूम था, टोटल 30,000 रुपीज था, हमने कैलकुलेट किया था। तो 3:2:1 की रेशो में हम इसको जब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तीनों साल में, तो वी विल गेट दीज 3 अमाउंट्स, 15,000, 10,000 और 5,000। ये क्या आया? तीनों साल का इंटरेस्ट का अमाउंट आया। अब ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पीड से करा रही हूँ, क्योंकि ये मैं मान के चल रही हूँ हमने इस तरह के 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो ये कैलकुलेशंस आपको क्लियर हैं। इन केस अगर अभी भी आपको कहीं डाउट हो, तो जस्ट टाइप योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स सो दैट आई कैन कवर दैट पॉइंट ऑल्सो। इसके बाद हम बनाएंगे अकाउंट्स। तो इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर हमने कार अकाउंट बनाया, कार और हायर परचेज सिस्टम। पहले दिन जब हमने एसेट लिया है, तो 2 हायर वेंडर्स अकाउंट 2,10,000 रुपीज। फिर हम लोग फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करके दिखाएंगे एट अ रेट ऑफ 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। तो 2,10,000 पे 10% का मतलब हो गया 21,000 रुपए का डेप्रिसिएशन पहले साल का लगेगा। अब क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब हर साल 21,000 रुपए का ही डेप्रिसिएशन चार्ज करके दिखाओगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के हिसाब से कॉस्ट प्राइस पे लगेगा। तो ये हमें अमाउंट हर बार का मालूम है। फिर बैलेंस ब्रॉट डाउन बचेगा फर्स्ट ईयर का 1,89,000 रुपीज का। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन सेकंड ईयर में आपका आएगा 1,89,000 रुपीज का। सेकंड ईयर में डेप्रिसिएशन फिर लगेगा 21,000 रुपए का। तो ये आपका बाय डेप्रिसिएशन करके 21,000 का अमाउंट आ जाएगा। अब ये 4-5 एंट्रीज हमने डिस्कस कर ली फटाफट। सेकंड ईयर में उसने डिफॉल्ट किया, तो रीपोजेशन हुआ। तो ये मैं एंट्रीज अभी यहीं छोड़ रही हूँ, क्योंकि इसको हमें कैलकुलेट करना है। इसी तरह से हम जब हायर वेंडर के अकाउंट को बनाएंगे, तो सबसे पहले एंट्री कौन सी होगी? बाय कार्स ऑन हायर परचेज सिस्टम अकाउंट 2,10,000 जब उसने बेची होंगी। और फिर डाउन पेमेंट हुई, तो टू बैंक अकाउंट 60,000 रुपीज। फिर साल के शुरू में साल के एंड में इंटरेस्ट की लायबिलिटी रेज होगी, तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट 15,000। पहली इंस्टॉलमेंट क्योंकि वो दे चुका है, तो टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे बैंक अकाउंट आएगा विद द अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 60,000 रुपीज। और बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 1,05,000 रुपए, जो सेकेंड ईयर का ओपनिंग बैलेंस होगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,05,000 रुपीज। फिर दूसरे साल का इंटरेस्ट भी आएगा, वो हमने कैलकुलेट किया था 10,000 रुपए का, वो भी मैंने लायबिलिटी यहाँ शो कर दी। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, कि जो सेकेंड ईयर की जो पेमेंट होनी थी 60,000 की, वो पेमेंट हुई नहीं। अब जब पेमेंट हुई नहीं, तो उसने एसेट्स को पार्शियली रीपोजेस कर लिया। मैंने जब एसेट लिए थे, इफ आई एम द हायर परचेजर, आई हैव टेकन 4 कार्स एंड द कैश प्राइस ऑफ ईच कार वाज 52,500 रुपीज। उसमें से वो 3 गाड़ियां वापस लेके जा रहे हैं। अब मुझे कैलकुलेशंस जो करनी है, मुझे कैलकुलेशन 3 कार के लिए करनी है, जो वो मुझसे वापस लेके जा रहे हैं। मैं एज हायर परचेजर जब स्ट्रेट लाइन के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगा रही हूँ 10% स्ट्रेट लाइन के हिसाब से, लेकिन जब वो गुड्स रीपोजेस कर रहा है, तो उसने बोला कि मैं स्ट्रेट लाइन 10% पे नहीं लगाऊंगा, मैं उसकी जो कीमत सेट करूंगा। अब होगा क्या कि मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, हायर वेंडर जो उसकी कीमत लगाएगा वही मुझे माननी पड़ेगी। तो अब हायर वेंडर ने बोला कि जो मैं वैल्यूएशन करूंगा उसमें 20% डेप्रिसिएशन लगाऊंगा रिटन डाउन के हिसाब से। अब डिफरेंस है, तो मुझे ये कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। नाउ हाउ टू गो फॉर दीज कैलकुलेशंस। अब यहाँ पर ये कैलकुलेशंस, ओके फिर हैंग हो गया, रुको एक सेकेंड। जब कैलकुलेशंस आप करोगे, तो इट हैज टू बी डन फॉर 3 कार्स। तो 52,500, आई शेयर दी स्क्रीन, अभी थोड़ा हैंग हो गया था, मैं वापस से ओपन कर रही हूँ फाइल, तब तक थोड़ा वर्बली बता रही हूँ। जब हम फाइल्स को सॉरी कार्स की जब हम बात कर रहे हैं, उसमें जो अमाउंट था कैश प्राइस का पर कार, इट वाज 52,500। ओके, नाउ द स्क्रीन इज बीइंग शेयर्ड। अब मुझे यहाँ पे कैलकुलेशंस करनी है 3 कार के लिए, तो टोटल कैश प्राइस फॉर 3 कार्स हैव टू बी टेकन केयर ऑफ। अब यहाँ पे जो आप कैलकुलेशंस करोगे, 52,500 एक कार की थी कैश प्राइस, तो 3 गाड़ियों के लिए कितनी होगी, मल्टीप्लाई बाय 3, इट कम्स आउट टू बी 1,57,500। अब आप जब स्क्रीन पे आप देख रहे हो, तो स्क्रीन पे मैंने 2 कॉलम में कैलकुलेशंस की हुई हैं, गुड्स रिपोजेस्ड वैल्यू हमें एक्चुअली कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे जो वर्किंग नोट्स बन रहे हैं, वो किसके लिए बन रहे हैं, कि वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू एट व्हिच द गुड्स हैव बीन रिपोजेस्ड बाय द हायर वेंडर। यहाँ मैंने जो कैलकुलेशंस आपको करके दिखाई हुई हैं, वो 2 कॉलम्स में मेन है। एक मैंने दिखा रखा है जो एक्चुअली हायर वेंडर कर रहा है, एक मैंने साथ में ही कंपैरिजन के लिए दिखा रखा है, जो येलो कलर से हाईलाइट कर रखा है, जो हायर परचेजर ने अपनी बुक्स में दिखाई हुई हैं। वो डिफरेंस कहाँ है, हायर परचेजर जो दिखा रहा है, वो दिखा रहा है स्ट्रेट लाइन 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन, जो हायर वेंडर कर रहा है वो करेगा डेप्रिसिएशन चार्ज 20% रिटन डाउन के हिसाब से। तो वो मैंने कंपैरिजन के लिए, कैलकुलेशंस इजी करने के लिए दोनों दिखा रखी हैं। ये हायर वेंडर कर रहा है कैलकुलेशंस, और ये वाली जो कैलकुलेशन है, ये हायर परचेजर ने जो दिखा रखा है बुक्स में अपने, वो है। अभी मैं आपको सिर्फ हायर वेंडर वाली बता रही हूँ, फिर दोनों बता दूंगी। द कैश प्राइस फॉर 3 कार्स कम्स आउट टू बी 52,500 into 3 मींस 1,57,500। इस पे हमें कुछ नहीं करना,
हम इसे 2 साल, क्योंकि सेकंड ईयर की इंस्टॉलमेंट सेकंड ईयर के टाइम पे डिफॉल्ट हुआ इंस्टॉलमेंट के टाइम पे, तो 2 साल का डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करके दिखाना है और कुछ नहीं करना है। तो पहले साल का डेप्रिसिएशन अगर हम लगाएंगे 20% पर एनम WDV के हिसाब से, जो हायर वेंडर ने बोला है, तो 20% ऑफ 1,57,500 हम कैलकुलेट करेंगे, तो जो मेरे पास अमाउंट आएगा वो आएगा 31,500 का। तो हायर वेंडर के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेशंस करूं तो फर्स्ट ईयर के डेप्रिसिएशन के बाद जो बुक वैल्यू आएगी वो आएगी 1,26,000 रुपीज की फर्स्ट सेकंड ईयर में। फिर वो सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, अगेन द रेट विल बी 20% एट अ रेट ऑफ WDV, तो वो 20% 1,26,000 रुपीज का आएगा, तो अमाउंट आएगा 25,200 रुपीज का। फॉर योर रेफरेंस व्हाट आई कैन डू इज आई विल जस्ट राइट these entries here. So it is 1,57,500 into 20%, और ये है 1,26,000 into 20%. This is how we have received these amount of 31,500 और 25,200. हायर वेंडर के हिसाब से कैलकुलेशंस अगर हम करेंगे तो जो सेकेंड ईयर के टाइम पे एट द टाइम ऑफ रीपोजेशन ऑफ द गुड्स ऑफ 3 कार्स का जब रीपोजेशन हो रहा है, तो उसके हिसाब से उसने जो वैल्यू लगाई है वो लगाई है 1,08,000 रुपीज, 1,08,000 रुपए। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर है। अब मैं यहाँ पे आपको सिर्फ इजी कैलकुलेशंस के लिए हायर परचेजर की भी यही दिखा रही हूँ, क्योंकि जब हम अकाउंट्स में देख रहे हैं तो 4 गाड़ियों के लिए था, हमें देखना सिर्फ 3 गाड़ियों के लिए है, तो स्टूडेंट्स कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं। तो आप यहाँ पर ही कैलकुलेशन इजी करके करेक्ट करने के चक्कर में आप यहाँ पे ही जैसे मैंने कॉलम बनाया है आप बना सकते हो, बट ये आपके अपने ऊपर है। गुड्स रीपोजेस्ड की वैल्यू आप हायर वेंडर के हिसाब से तो कैलकुलेट करोगे, जो हमने भी की है 1,08,000 रुपए। हायर परचेजर की आपको यहाँ दिखानी है या आपको वर्किंग नोट्स में अलग तरीके से कैलकुलेशंस करनी है, वो आपके अपने ऊपर होगी। हायर परचेजर ने क्या दिखाया होगा, सेम कैश प्राइस तो सेम ही था 1,57,500, वो डेप्रिसिएशन चार्ज करके दिखा रहा है 10% के हिसाब से। तो 10% जब डेप्रिसिएशन लगा रही हूँ स्ट्रेट लाइन के हिसाब से, तो दोनों साल में सेम आएगा 15,750 रुपए, क्योंकि कैश प्राइस 1,57,500 है। तो जो आपकी बुक वैल्यू आएगी सेकंड ईयर के एंड में एज पर दी हायर परचेजर, वो कितनी आई 1,26,000। इसका मतलब जो हायर परचेजर है उसकी किताबों में जो कीमत है वो कितनी थी 1,26,000। हायर वेंडर ने कोट कितनी करी, मैं 1,08,000 रुपए पे लेके जाऊंगा, तो वो 1,08,000 रुपए पर ही लेके जाएगा। तो बाकी जो डिफरेंस है, अब बाकी जो डिफरेंस आएगा वो उसका नुकसान हो जाएगा, जो भी डिफरेंस है इसमें। अब मैं अगर डिफरेंस की बात करूं तो 1,26,000 माइनस 1,08,000 यानी 25,200 का हायर वेंडर को हायर परचेजर को नुकसान हो रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से हायर परचेजर के हिसाब से उसकी कीमत ज्यादा थी, वो लेके कम पे जा रहा है, तो 25,200 का उसको नुकसान होगा। अब इनको अकाउंट्स में हम कैसे दिखाएंगे, अब हम जब अकाउंट्स बनाएंगे, आई होप कि आपको अकाउंट्स आपको क्लियर है। फिर हैंग हो गया, एक सेकेंड दो। I'll just take 5 more minutes ताकि मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूरा करा के समझा दूं। ओके, अमाउंट आप लोगों को मुझे लगता है कि क्लियर है, मुझे सिर्फ अकाउंट्स में आपको बताना है फटाफट। इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर जब मैं कार का अकाउंट बना रही हूँ, पहले मैं उसको क्लोज करके आपको दिखा रही हूँ। सेकंड ईयर का मैंने ओपनिंग बैलेंस दिखाया था 1,89,000, फिर डेप्रिसिएशन दिखा चुकी थी। अब मुझे इस अकाउंट्स में से 3 गाड़ियों का अकाउंट खत्म करना है, वो कैसे मैं दिखाऊंगी। पहले हायर वेंडर मेरे पास से वो 3 गाड़ियां लेके जा रहे हैं, तो पार्शियल रिपोजेशन है, तो आई हैव यूज्ड द टर्म PR। अगर आप ब्रैकेट में देखोगे तो PR इज पार्शियल रिपोजेशन ऑफ द गुड्स। तो मुझे क्या करना है, मुझे हायर वेंडर के अकाउंट को क्लोज करना है विद द अमाउंट ऑफ 1,08,000, क्लोज इन द सेंस कि 3 गाड़ियों के लिए। एक गाड़ी अभी भी है मेरे पास, तो जो मेरी लायबिलिटी थी उसमें 1,08,000 रुपए के बराबर के वो गुड्स मेरे पास से लेके जा रहा है ऑलरेडी, जिस पर मुझे 25,200 रुपए का नुकसान हो रहा है। वो भी मैंने अभी कैलकुलेट करके देखा था, क्योंकि मेरे बुक्स के हिसाब से उसकी 1,26,000 की कीमत थी, वो 1,08,000 कोट कर रहा है, यानी 25,200 मेरा नुकसान है। तो ये जो आपने अमाउंट दिखाने हैं, ये अमाउंट जो एसेट अकाउंट है उसमें कहाँ दिखाया, कार के अकाउंट में कार वापस जा रही है, तो मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा विद अमाउंट ऑफ 1,08,000। तो हम एंट्री करेंगे बाय हायर वेंडर अकाउंट। आप लिख सकते हो गुड्स पार्शियली रिपोजेस्ड 1,08,000 रुपीज, और बाकी जो आपने कैलकुलेट किया था नुकसान, वो नुकसान भी 25,200 क्रेडिट साइड पे आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यू कैन अगर आप चाहो तो आप लिख सकते हो लॉस ऑन गुड्स पार्शियली रिपोजेस्ड। बाकी आपके पास बैलेंस कैरी डाउन बच जाएगा 42,000 रुपीज। अब ये 42,000 रुपीज किसका बचा, जो एक गाड़ी अभी भी मेरे पास बची है उसका मेरे हिसाब से, मेरे जो मैं मेथड फॉलो कर रही हूँ उसके डेप्रिसिएशन का अमाउंट चार्ज करने के बाद जो बुक वैल्यू बची है वो अमाउंट बचा है 42,000 रुपीज का एक गाड़ी का। दूसरा, हायर वेंडर का अकाउंट जब क्लोज कर रही हूँ मैं पार्शियली, तो हम क्या करेंगे,
डेबिट साइड पे 2 कार्स ऑन हायर परचेज सिस्टम अकाउंट 1,08,000 रुपीज और बाकी बचता है 14,200 रुपए। ये मुझे अभी भी और उसको देना है। अब इसमें डिफरेंस मतलब अब फर्क कहाँ आया, जो मेरा एसेट में आया है 42,000, वो मेरे पास जो कीमत है, जो मेरे पास अभी ये गाड़ी बची है, मेरे हिसाब से, मेरी बुक्स के हिसाब से उसकी बुक वैल्यू है। और जो हायर वेंडर के अकाउंट में बैलेंस कैरी डाउन है 14,200, उसका मतलब है कि मुझे अभी भी उसको 14,200 रुपए देने हैं। अब मैं अगर उसको अगली बार 14,200 रुपए दे दूंगी तो वो जो चौथी गाड़ी मेरे पास बची है वो ओनरशिप उसकी मेरे पास आ जाएगी। आई होप कि ये अब आपको क्लियर है। अब आते हैं लास्ट अकाउंट, जो हमारा सेकंड लास्ट अकाउंट हायर परचेजर का अकाउंट था। हायर परचेजर का अकाउंट आप फर्स्ट ईयर का बना लोगे बड़े आराम से। सबसे पहले आपकी सेल्स की एंट्री है तो टू सेल्स अकाउंट 2,10,000 रुपए। बैंक से आपने पेमेंट की, डाउन पेमेंट की, जो आपने पेमेंट की होगी तो वो आपकी लायबिलिटी आपने कम कर दी, आपके डेटर्स का अमाउंट कम हो गया तो बाय बैंक अकाउंट 60,000 रुपए। इंटरेस्ट की लायबिलिटी रेज हुई 31 दिसंबर को तो टू इंटरेस्ट अकाउंट 15,000 रुपए। फिर आपने पहली इंस्टॉलमेंट पे कर दी तो बाय बैंक अकाउंट विद अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 60,000 रुपीज और बैलेंस बच गया 1,05,000 रुपए, सेकंड ईयर का ओपनिंग बैलेंस। सेकंड ईयर का इंटरेस्ट लगेगा तो टू इंटरेस्ट अकाउंट 10,000 रुपए। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर था। अब यहाँ पे गुड्स पार्शियली रिपोजेस हुए तो हमने कहाँ ट्रांसफर करना है, आपको अभी मैंने बताया था कि जब गुड्स रिपोजेस होंगे तो नया अकाउंट बनेगा, गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट, क्योंकि यहाँ पार्शियल है तो अकाउंट्स में बैलेंस कैरी डाउन बचेगा। तो गुड्स लेके कितने पे जा रहा है वो 1,08,000 रुपए पे, बाकी बच गई मेरी लायबिलिटी 14,200 की अभी भी जो उसको मुझे देने हैं। अब चौथा अकाउंट जो हम बना रहे हैं, गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट बना रहे हैं, उसमें सबसे पहले एंट्री तो डेबिट साइड पे होगी हायर परचेजर अकाउंट 1,08,000 रुपीज। अब क्वेश्चन आपको ये कह रहा था कि आपने तीनों गाड़ियां जो रिपोजेस कर रही हैं उसमें 3,600 रुपए के रिपेयर्स के लिए पैसे लगाए हैं। तो हम क्या करेंगे, टू बैंक अकाउंट विद अमाउंट ऑफ रिपेयर्स 3,600 रुपीज। पहली एक इन्फॉर्मेशन ये थी। दूसरी इन्फॉर्मेशन आपको ये दे रही थी कि आपने जो 3 गाड़ियां ली हैं उनमें से उनमें से आपने एक कार रखी है, 2 गाड़ियां आपने 80,000 रुपए में बेच दी हैं। तो अब 2 गाड़ियां अगर आपने बेच दी हैं तो टोटल जो आपका अमाउंट है आएगा बाय बैंक अकाउंट 80,000 रुपीज। तो एक आ गया। अब इस पे आपको प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट या लॉस कैसे कैलकुलेट करोगे, 1,08,000 प्लस 3,600 रुपीज, ये आपका टोटल अमाउंट आएगा। अभी मेरा सिस्टम हैंग कर गया, अभी एक सेकंड रुको, मैं वापस से रीस्टार्ट करके आपको बता देती हूँ। जो टोटल अमाउंट आएगा वो 3 गाड़ियों के लिए आएगा, 1,08,000 प्लस 3,600। आप जब इसका टोटल करोगे जो अमाउंट आएगा वो है मेरा 3 गाड़ियों के लिए। अब मुझे उसमें से, क्योंकि मैंने 2 गाड़ियां बेची हैं तो मुझे 2 गाड़ियों का अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो टोटल जो मेरा अमाउंट आएगा, इफ आई जस्ट गेट द टोटल ऑफ दीज टू, ये मेरा आ रहा है 1,44,100 रुपीज। 3 गाड़ियों की टोटल जो कॉस्ट है, इसमें से मैं 2 गाड़ियों की अगर कॉस्ट देख लूं तो कितनी आएगी, वो आएगी 69,006। एक गाड़ी की कीमत है 34,800 और 2 की आपकी आ रही है 69,600 की। इसमें से जो मैंने बेची हैं, यहाँ पे कहीं कुछ गड़बड़ की है क्या, जो मैंने उसको बेचा है वो मैंने बेचा है 80,000 रुपीज पे। 80,000 रुपीज पे बेची है और 2 की जो वैल्यू थी, जो कीमत थी वो थी 69,600। टोटल कितनी थी, 1,08,000 प्लस 3,600 तीनों की। उसमें से आपने 2 की, एक की कीमत देखी 34,800, तो वो तो आपके पास आ गया बैलेंस कैरी डाउन, क्योंकि वो मैंने भी बेची नहीं है। बाकी 69,600 2 की कॉस्ट थी, ये कॉस्ट प्राइस थी 2 गाड़ियों की, और जो बेची हैं सेलिंग प्राइस जो थी वो थी 80,000 रुपीज की। तो बाकी जो बैलेंस आएगा वो आपके लिए आ जाएगा 10,400 रुपए का प्रॉफिट, जो आपने उन 2 गाड़ियों को बेचकर कमाया है। तो वो आपका पीएलएन में ट्रांसफर हो जाएगा। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000 बाय सेलिंग 2 कार्स at a rate of 80,000 rupees in totality. This is how we have to prepare the accounts in case the partial repossession is there. ओके, अकाउंट्स के सिलेबस की जहां तक आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है वो आपका वेबसाइट पे अवेलेबल है, या आपको जो मॉड्यूल मिला है मॉड्यूल में स्टार्टिंग में है या ड्यू की साइट पे आप देख सकते हो। सम ऑफ यू हैव आल्सो द कॉपी ऑफ सिलेबस। आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट कि जिसके पास है आप उसको आप उसमें एक दूसरे के साथ शेयर कर दीजिए। नाउ आई होप कि हायर परचेज अकाउंट में आपको जो बेसिक चीज़ें मुझे करानी थी वो आप लोगों को क्लियर हैं। अगर आपको कहीं डाउट्स हो तो आप पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वी हैव लेक्चर ऑन आई थिंक थर्सडे। We have the lecture on Thursday 10. We'll continue with some other topic on Thursday. Till then, take care. Bye bye.